हाँ भाई, देखो, सुनो। हाँ, आपका एक सेकंड टॉपिक एक और नया जुड़ा हुआ है जिसका ये नाम कौन सा है? प्राथमिक उपचार। तो इसी को मैं पूरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? वैसे प्राथमिक उपचार का मतलब होता है कि आप डॉक्टर नहीं हो, ठीक है? और कोई बोले कि मैं जल गया यूँ, तो फूँक मारने दौड़ते हो, वही तुम्हारा प्राथमिक उपचार है और कुछ नहीं है। कि आप नहीं हो फिर भी डॉक्टर बनने की कोशिश करते हो, तो यही उस पूरे चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, सीखना है कि कैसे प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, कौन-कौन सी विधियाँ हैं, कहाँ-कहाँ प्राथमिक उपचार काम का है, ये भी एक ध्यान रखना है कहाँ का काम का है, नहीं तो वो सर्जरी करनी पड़े और मैं बता दूँ ऐसे-वैसे एक प्राथमिक उपचार में फूँक मारते हैं यूँ, तो आप वहाँ पर फूँक मार के अंदर दौड़ो तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए प्राथमिक उपचार में वही है कि कहाँ-कहाँ काम का है वो वैसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले प्राथमिक उपचार कहते किसको है? तो आपके स्पेशली हॉस्पिटल पहुँचाने से पहले कोई भी घायल व्यक्ति है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाने से पहले जो-जो भी क्रियाविधि की जाती है, ठीक है? ताकि उसको आराम लगे, थोड़ा दर्द का निज़ात कम हो सके। अब इसमें ये नहीं आता कि हाथ यूँ पकड़ के बैठ जाओ कि बस तुम्हें कुछ नहीं होगा यूँ फ़िल्मों की तरह। तो ये प्राथमिक उपचार नहीं कहलाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहलाती है, वो आपकी प्राथमिक उपचार कहलाती है, ठीक है? ये किया क्यों जाता है? तो उसका ये कारण है, 3 पीएस का सही क्रम ये है कि आपके क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले ये आवश्यक है, वो इसलिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भई आपके? प्रिज़र्व लाइफ़। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा? अपन सीधा-सीधा क्वेश्चन पर बात करते हैं, फोकस करते हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा? तो ये यही बनेगा 3 पीएस का एक सही क्रम क्या है? ठीक है? दूसरा क्वेश्चन बनेगा 3 पीएस का आपके स्पेशली पहली स्टेप कौन-सी है? दूसरी स्टेप कौन-सी है? या फिर कौन-सी? तीसरी स्टेप कौन-सी है? तो 3 पीएस यूँ लिखा है, तो पी पर ही आपके 3 बिंदु होंगे और वो पहला बिंदु है वो प्रिज़र्व यानी सुरक्षित करना है, प्रिवेंट मतलब बचाना है और प्रमोट मतलब सुधार करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है? ये 3 शब्द है। तो सबसे पहले अगर किसी को आपके कुछ लगा है, तो उसकी लाइफ़ को आप बचाने की कोशिश करोगे। मतलब व्यक्ति को मरने से इसका मेन मकसद है वो यही है, क्या करना है भाई आपके? रोकना है, बचाना है, ठीक है? वो कोई भी अगर किसी को कुत्ता ऊपर गिर गया तो लठ लेकर दौड़ना है, व्यक्ति को नहीं सहलाना है, कुत्ते को अलग करना है। यही आपकी ये लाइफ कहलाती है। कौन सी लाइफ कहलाती है? प्रिजर्व लाइफ, ठीक है? सेकंड, प्रिवेंट वर्सनिंग। फिर नेक्स्ट आगे कुत्ता अलग हो गया, इसके बाद उस स्थिति को समझना है। कुत्ते ने बटके 2-3 भरे होंगे, तो वहां पर खून बह रहा होगा, फिर कह रहा हूँ कि वहाँ पर चाटना नहीं लग जाना है या चूसना नहीं लग जाना है। नेक्स्ट आगे कि मैं मुँह में डाल के अभी खून बंद कर दूँगा यो, कुत्ते ने काटा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है चोट या बीमारी को गंभीर होने से बचाना है, कोई कपड़ा वगैरह लगाना है, ठीक है? और लास्ट में प्रमोट रिकवरी, सुधार को बढ़ावा देना है, उसको दवाइयाँ वगैरह देनी है, ठीक होने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो आपके सबसे पहले तो प्रिज़र्व है मतलब पहले व्यक्ति को बचाना है, फिर नेक्स्ट आगे जो उसकी सेहत बिगड़ सकती है, उसको प्रिवेंशन करना है, मतलब उसको रोकना है और थर्ड उसमें रिकवरी पोजीशन लानी है, जिसको क्या कहा जाएगा भाई आपके? प्रमोट रिकवरी। तो फर्स्ट प्रिजर्व लाइफ है, सेकंड प्रिवेंट वर्सनिंग, वर्स्ट का मतलब बुरी कंडीशन होने से रोकना, ठीक है? और नेक्स्ट आगे जो आता है, वो क्या आता है भाई आपके? प्रमोट रिकवरी आता है। तो इनमें तो यही पूछा जाएगा 3 पीएस का सही क्रम कौन सा है प्राथमिक उपचार में। अब नेक्स्ट आगे प्राथमिक जब उपचार किया जाता है तो उस समय कौन सी बातों का ज्ञान ध्यान रखा जाता है? तो सबसे पहले जो पहले आपके चलता था वो डीआरसीएबी चलता था या डीआरबीएससी चलता था? आपके स्पेशली कोई भी इन दोनों में से दो नियम पहले चलते थे। पहले डीआरसीएबी लाया गया, फिर डीआरबीएससी लाया गया, ठीक है? हालांकि दोनों अभी अमान्य कर दिए गए हैं। अब इसमें क्या था कि सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति है जिसको चोट लगने वाली है या चोट लग रही है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि उसमें यह था कि डायरेक्टली मान लो किसी पर शेर ने आक्रमण किया हुआ है और आपने ये क्रम पढ़ा है, कौन सा क्रम लड़ा है पढ़ा है आपके? प्रिजर्व लाइफ, मतलब सबसे पहले उसकी लाइफ सुरक्षित करनी है यूं, और दौड़ो शेर की तरफ, तो शेर तुम्हें भी मच्छर डालेगा। तो इसमें यह कहा गया था कि सबसे पहले इस स्थिति को देखना है और यह कहलाता है डेंजर। क्या कहलाता है? मतलब खतरा क्या है वो देखना है, ठीक है? अब नेक्स्ट आगे खतरे का आकलन करना है। कोई पानी में नदी में तेज धार में जा रहा है, आपने ये पढ़ा हुआ है प्रिजर्व लाइफ करनी है, आप भी नदी में कूद जाओ, ले मैं आ रहा हूं, तो दोनों मिलोगे वो अरब सागर में या अपने कमलाबा में मिलोगे, वो भी मछलियों के साथ खेलते हुए।
तो ऐसी कंडीशन में आपको सोचना है कि सबसे पहले डेंजर मतलब खतरा कितना है वो देखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे आपको ये करना है, क्या करना है, रेस्पॉन्स देना है। तो रेस्पॉन्स का मतलब अगर आपको लगता है कोई मुझे खतरा नहीं है स्पेशली, तो फिर नेक्स्ट आगे रेस्पॉन्स देना है, ठीक है। और इसके बाद में ये था, जैसे ही रेस्पॉन्स में उस व्यक्ति के पास में पहुंच जाओ तो ब्रेथिंग करवानी है, मतलब उसको सांस देनी है, ठीक है। अब यहां पर ही थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी कि आपके स्पेशली सांस देनी है। अब सांस देने की एक ही विधि है कि मुंह से मुंह सांस देनी है, ठीक है, या फिर उसकी छाती को दबाना है जोर जोर से, इतना भी नहीं दबाना देना है पिचक जाए ठीक है, फेफड़े है उसमें से हवा ही निकल जाए, इतना भी नहीं दबाना है। नेक्स्ट आगे अगला था वो आपके एयरवे सही करनी है। क्या सही करनी है, एयरवे, मतलब ये देखना है कि ये सांस नली तो कम से कम सही है कि नहीं है, यूं नहीं तो अपन यहाँ पर फूस फूस करे अंदर जा ही नहीं रही हो सांस, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो एयरवे सही करना है। और तीसरा आपके है वो आपके कंप्रेशन, मतलब हार्ट बीट सही है या नहीं है ये करना है। तो अब दिक्कत ये हो गई थी, सबसे पहले अपन डेंजर देखते थे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इतने में व्यक्ति डेंजर देखते देखते व्यक्ति तो ठेठ पहुंच जाता, मान लो बाढ़ आई है और मेरे गांव में का है, मेरे गांव में स्पेशली है, और मैं देख रहा हूँ कि डेंजर कितना है, पानी नापने निकल रहा हूँ कि बचा पाऊंगा कि नहीं बचा पाऊंगा, इतने में तो आदमी सतु चला जाएगा ठीक है। तो फिर दिक्कत ये थी कि बचा नहीं पाते थे, और बचा नहीं पाते थे तो व्यक्ति की जान नहीं बचती थी। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आपके अमेरिकन की एक एकेडमी थी, उसने ये नियम ही हटा दिया। कौन सा नियम हटा दिया भाई, आपके डायरेक्ट बैक का नियम हटा दिया, ठीक है, डीआरबीएसी का नियम हटा दिया। और उसने 3 सिंपल नियम रखे हैं या 3 सिंपल शब्द रखे हैं, उसको क्या कहा जाता है आपके, कैब का नियम, ठीक है। मतलब ये जो नियम कहलाता है वो कैब का नियम कहलाता है। कैब का नियम में क्या है, तो सबसे पहले अपन इस नियम में जो देते थे वो सबसे पहले क्या देते थे, ब्रेथिंग देते थे, ठीक है। फिर उसकी सांस नली अगर हवा नहीं जा रही है तो फिर कहीं कहीं और पंचर हो गया यूं करके चेक करते थे स्पेशली सांस नली। और फिर नेक्स्ट आगे हार्ट दबाते थे स्पेशली ताकि वो सांस वगैरह लेने लग जाए, या फिर कंप्रेशन करते थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती थी अगर किसी व्यक्ति का स्पेशली हार्ट है वो काम करना बंद कर चुका है, तो ऐसी दिक्कत में कितनी भी सांस दो वो वापस जिंदा नहीं होता था। तो फिर ये नियम ही बदल दिया गया। अब ये करना है, सबसे पहले क्या करना है भी आपके, कंप्रेशन। हार्ट अगर धक धक करना बंद कर चुका है वगैरह हो चुका है तो कम से कम वो करना शुरू करे। तो सबसे पहले उसकी छाती वगैरह दबानी है, ठीक है। फिर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, एयरवेज ठीक है कि नहीं है। अगर कोई आपके स्पेशली बहुत ज्यादा घबराया हुआ है तो उसके समय उसकी दांत कटी बैठ जाती है। अच्छा, दांत कटी बैठ जाती है, उसमें होता क्या होगा, अंदर से जख्मी हो जाता होगा। क्यों रुक जाती होगी, दांत कटी बैठता है उसमें वास्तविक बात बात यही है सांस रुक जाती है। अच्छा, क्यों सांस रुक जाती होगी, तो आपको लगता होगा दोनों दांत चिपक जाते होंगे, दोनों दांत चिपक जाते होंगे तो इतने इसमें गैप ही नहीं रहता होगा कि अंदर हवा जाए यूं, ठीक है। अब ये दांत होते हैं ना वो साला इतने इतने दूर है, उसकी भी दांत कटी बैठती है, तो अंदर से यहां पर क्या पानी चला जाए, हवा क्यों नहीं जाए, ठीक है, उसके भी हवा आसानी से चली जाती है। दिक्कत कहाँ आती है, जिसके भी दांत कटी बैठती है उसमें ये जीभ है आपकी वो मुड़ जाती है अंदर की तरफ, और फिर यहाँ पर जाके चिपक जाती है। और जैसे ही यहाँ पर चिपक जाती है तालू से, तो जो एपिग्लोटिस होता है वो इधर भोजन जब जाता है तब सांस नली में चिपक जाता है, जब भोजन नहीं जाता है तब वो आपके स्पेशली इस भोजन नली में चिपकता है, यूं होता है, ठीक है। सांस नली को खोलता है तो वो जाके खोलने नहीं देती है और वो सांस नली से चिपक जाता है, तो स्पेशली वो सांस नहीं ले सकता है, ठीक है। इसी को अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं, दांत कटी बैठना। तो ये आपके स्पेशली होगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसके लिए एयरवे आपको ठीक करना है। जबड़े अगर बीचे हुए तो उनको किसी चम्मच वगैरह से आपको खोलना है, ठीक है। वैसे ही खोलना है जैसे बर्तन खोलते हो, उसमें जोर बहुत आएगा, लगेगा, जोर लगता है तो वो लगाना है। किसी भी तरह से 2 दांत खुलने चाहिए। जब 2 दांत खुलेंगे इसके बाद जबड़ा ऐसे खोलोगे तो ही आपके जीभ होगी वो फ्री होगी, नहीं तो होगी नहीं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अपने जितना जोर हो इतना नहीं खींच लेना, ठीक है नहीं तो वो दिक्कत आएगी कि जबड़ा ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला नीचे आ जाएगा, बेचारा वो ठीक नहीं हो पाएगा। और लास्ट में आपको जब जीभ खुल जाए इसके बाद क्या करना है अभी आपके, ब्रेथिंग करनी है। नहीं तो दिक्कत ये आएगी जो 2 दांत है वो आप कितनी भी ब्रेथिंग करोगे, पंप लगा दोगे हवा का तो भी नहीं जाएगा स्पेशली, ठीक है, रोक देंगे। तो इसी को ये कैप का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं, कैप का। तो डायरेक्ट बैक का नियम पहले था, वो अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। अभी कौन सा नियम चल रहा है आपके,
कैप का नियम चल रहा है, ठीक है। तो ये आएगा सी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, और नेक्स्ट आगे किसका मतलब, बी का मतलब। सी का मतलब क्या है, कंप्रेशन, ए का मतलब क्या है, एयरवे, और बी का मतलब क्या है, ब्रेथ। और एयरवे का मतलब क्या होता है, सांस नली की साफ करना स्पेशली, ठीक है। आपके स्पेशली दूसरा ये जो आया है बीच में जीभ वगैरह, उसको हटा देना। नेक्स्ट आगे दो चार शब्द और चलते हैं, और उसमें से एक शब्द होता है वो ये शब्द होता है, कौन सा शब्द भाई आपके, गोल्डन ओवर। गोल्डन ओवर कहते हैं किसको, तो जब भी किसी का एक्सीडेंट होगा, अगर उसको बहुत तेज गति से मेडिकल या हॉस्पिटल में ले जाया जाए तो वो बच सकता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी मरीज तुरंत चिकित्सा सहायता मिले और बच जाता है, तो वो आपका गोल्डन ओवर कहलाएगा। और लगभग ये 1 घंटा होता है। कितना होता है आपके, अगर गंभीर चोट वाला आदमी है, माथे में भी लगा हुआ है, ठीक है, हार्ट ने रुकना बंद नहीं किया है या हार्ट नहीं रुका है, तो 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल ले जाओगे और उसको अगर इक्विपमेंट मिल जाए तो 100% वो जिंदा बच जाएगा। अगर 1 घंटे तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, अपन यहाँ पर एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं और एम्बुलेंस आई नहीं रही है, कहीं और टो कर रही है स्पेशली दूसरे रास्ते पर, तो फिर वो नहीं बचेगा, मर जाएगा। इसी को आपके कहा जाता है, वो गोल्डन ओवर कहा जाता है। एक ये शब्द और आता है, गुड समैरिटन लॉ, ठीक है। इसको अपने हिंदी में बोलते हैं नेक व्यक्ति कानून, लेकिन ये शब्द आएगा नहीं, आएगा यही कौन सा भाई आपके, गुड समैरिटन लॉ। इसमें यहां पर समैरिटन का मतलब आपके स्पेशली इस व्यक्ति से, कौन सा व्यक्ति से भाई आपके, सज्जन व्यक्ति से। पहले क्या होता था, जो कोई भी किसी आदमी को जैसे रोड एक्सीडेंट होता था, कोई भी आने जाने वाला उसको बचा लेता था, तो नेक्स्ट आगे पुलिस उसी को पकड़ती थी कि बता कौन से वाहन से इसकी टक्कर हुई थी यूं। अब वो बेचारा बता नहीं पाता था, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उसको ही अरेस्ट करते थे, परेशान करते थे, हर बार उसको पेशी पर कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता था। तो यहाँ पर कहा गया जो भी मददगार होगा उसकी दीवानी या फिर एक ये जिम्मेदारी नहीं होगी। कौन सी जिम्मेदारी नहीं होगी भाई आपके, आपराधिक जिम्मेदारी नहीं होगी, नहीं तो लोग मदद नहीं करते थे, तो इसलिए ये हटा दिया है। एक नेक्स्ट आगे, जो गुड समैरिटन लॉ है उसको आपके राशि मिलती है बचाने वाले को, और वो जो राशि मिलती है वो लगभग इतने रुपए की दी जाती है। कितने रुपए की दी जाती है, 5,000 रुपए की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दी जाती है। राजस्थान में भी एक योजना चल रही है जिसको कहा जाता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। जिनकी भी सड़क दुर्घटना में आपके स्पेशली घायल होते हैं, उनको अगर आप हॉस्पिटल पहुंचा देते हो, ठीक है, कोई भी घायल हुआ है उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हो, तो आपको कितनी राशि मिलेगी, 5,000 की राशि मिलेगी, ठीक है। घर पे जाते वक्त ये नहीं करता तू स्कूटी से गिर जा मैं हॉस्पिटल तुझे पहुंचाऊंगी, 2,500 तेरे और 2,500 मेरे ऐसा दिमाग नहीं लगाना, वाह। नेक्स्ट आगे, अगला क्या है भाई, देखो, गंभीर दुर्घटना के बाद का शुरुआती 1 घंटा क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, क्रिटिकल टाइम नहीं कहलाएगा, क्लिनिकल ओवर नहीं कहलाएगा, कौन सा ओवर कहलाएगा भाई आपके, गोल्डन ओवर कहलाएगा। नेक्स्ट आगे, अगली जो चीज है वो आपकी ये आएगी कि चोटें कितने प्रकार की होती है और उनके उपचार क्या क्या है। तो आपके चोट स्पेशली कितने प्रकार की होती है वो सबसे पहले देख लेते हैं, फिर उनके उपचार क्या क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपके चोट होती किस किस में, आपके शरीर में लगता किस किस में या फिर दर्द किस किस में होता है। तो एक तो आपकी ये टूटती है जिनको आपके कहा जाता है रक्त वाहिका है, क्या टूटती है, रक्त वाहिकाएं, ठीक है। जब रक्त वाहिकाएं टूटती है लगभग रक्त आने के चांस रहते हैं या रक्त आपके शरीर के अंदर फैलने के चांस रहते हैं। एक और चीज टूटती है, वो आपकी क्या टूटती है भाई आपके, हड्डियां टूटती है। और एक और क्रैप वगैरह आते हैं, वो किस में आते हैं आपके, मांसपेशियों में आते हैं, ठीक है। यहाँ जोड़े जोड़े यानी लिंगामेंट जो कहलाते हैं, जैसे ये है मेरा हाथ है, यहां से जुड़ा हुआ है, तो ये जोड़ कहलाता है, क्या कहलाता है आपके, जोड़। तो इसमें कोई आते हैं तो वो मांसपेशियों वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के आपके स्पेशली दर्द होते हैं, एक तो रक्त वाहिकाएं टूटती है, एक हड्डियां टूटती है और एक मांसपेशियां कहलाती है, और ये आपके स्पेशली चोटें होती है। सबसे पहले किसकी चोटें अपन देख लेते हैं भाई आपके, रक्त वाहिकाएं टूटती है या सूक्ष्म वाहिकाएं टूटती है। तो उसमें 2 होते हैं, एक तो होता है वो ये शब्द आता है कंट्यूजन, कौन सा शब्द होता है, कंट्यूजन, ठीक है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रूज। ये गुम चोट वगैरह होता नहीं है, आता नहीं है, सीधा सीधा इसका यहाँ तो कंट्यूजन शब्द आएगा या फिर कौन सा शब्द आएगा आपके, ब्रूज शब्द आएगा, ठीक है। एक और शब्द होता है वो ये होता है, कौन सा होता है भाई आपके, खरोच होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक शब्द और होता है जिसको कौन सा शब्द कहा जाता है भाई आपके, कटाव कहते हैं। सबसे पहले कंट्यूजन या फिर ब्रूज क्या कहलाता है, तो इसमें त्वचा को कोई हानि नहीं पहुंचती, जैसी ऊपर त्वचा दिखती है वैसी वैसी होती है, लेकिन अंदर खून जम जाता है, लाल लाल हो जाता है, ठीक है, या फिर लाल होके वो फिर काला पड़ जाता है, उसी को आपके ये कहते हैं खून काला पड़ जाता है, इसी को क से जो कहा जाता है वो क्या कहा जाएगा आपके,
कंट्यूजन कहा जाता है। जोर से किसी को चिकुटी काटते हो आप, या फिर नेक्स्ट आगे दरवाजा बंद करते समय थोड़ी सी चिपटी आती है, बहुत खतरनाक लगती है ठीक है, और यही आपका जो कहलाता है वो क्या कहलाता है भाई आपके कंट्यूजन। इसमें हमेशा त्वचा पड़ेगी, वो कैसी पड़ जाएगी आपके काली या फिर नीली पड़ जाएगी। अब उपाय क्या है इसमें स्पेशली, तो आपके एक ही उपाय है कि ये लगानी है उस जगह पर, क्या लगाना है आपको, बर्फ लगानी है, तो लगभग ठीक होने के चांस रहेंगे। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है वो आपके स्पेशली कंट्यूजन हो जाता है। दूसरी चीज है वो ये कहलाती है, क्या कहलाती है भाई आपके खरोच। इसमें किसी भी चीज से रगड़ खा जाते हैं अपन, जैसे जैसे दौड़ते हैं, कभी कभी दौड़ते दौड़ते जाते हैं, फिर अचानक फ्लाइंग मैन मिल्खा सिंह बनते थोड़ी देर के लिए, और फिर गिरते, उस समय हाथ बहुत अच्छे ऐसे जाते, तो यहां पर पूरा पूरा छिल जाते हाथ, ठीक है, उसी को कहा जाता है, वो ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई आपके खरोच। इसमें त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता है, इसमें त्वचा को नुकसान होता है, ऊपर वाली त्वचा है वो छिल जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऐसा कोई घाव भी नहीं होता है कि अपन दवाई लगाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे जैसे ही छिलते हैं, इसके बाद में दो स्टेप लेते हैं, एक तो ऐसे और ऐसे, किसी ने देखा नहीं है, जैसे ही दो स्टेप हो जाती है इसके बाद अपन वापस चलने शुरू हो जाते हैं, उस घाव पर कोई ध्यान नहीं देते। जब ध्यान नहीं दोगे तो स्पेशली बैक्टीरिया वगैरह इंजेक्ट होंगे अंदर, तो सबसे ज्यादा संक्रमण होता है वो उसी दौरान होता है। इसलिए जब भी ऐसा आपके स्पेशली खरोच लगेगी तो अगले दिन पैर वगैरह जकड़ जाएगा, और जकड़ जाएगा, इसके बाद बुखार आ जाएगा। उसका कारण यही है कि वहां पर खतरा सर्वाधिक होगा। तो हमेशा सबसे ज्यादा खतरा संक्रमण का सर्वाधिक होता है, ख से खतरा, ठीक है, वो आपके इसी में होता है। किसमें होता है भाई आपके खरोच में होता है, ठीक है। उपाय क्या है इसका, तो भाई इसमें आपके दवाई या एंटी बैक्टीरियल कुछ चीजें लगानी है, और सबसे अच्छी एंटी बैक्टीरियल चीजें होती है, या तो साबुन होता है या फिर आपका शैम्पू होता है, वो भी एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है। डिटर्जेंट नहीं लगा देना है, वो नुकसान ज्यादा करेगा आपके, स्पेशली उसमें नमक वगैरह कई सारी चीजें मिली होती है, तो बहुत ज्यादा जलन उत्पन्न करेगा, तो वो नहीं लगाना है। साफ पानी से धोना है, और फिर कोई न कोई एंटीसेप्टिक आपको क्रीम लगानी है, ताकि अगले दिन बुखार कम से कम नहीं आए। तो ये होता है वो खरोच होता है। जो थर्ड थर्ड चीज और लिखी हुई है उसको कहा जाता है कटाफ। क्या लिखा हुआ है, कटाफ। हाँ, अब ये कटाव क्या होता है, तो सीधा सीधा, हाँ ये तो सबके होता है गर्मियों में स्पेशली, ठीक है। गर्मियों में जब भी नींबू लाते हैं तो इतनी इतनी नींबूड़ी आती है और फिर उसको रस निकालने के लिए काटते हैं तो वो चक्कू सीधा नींबू में तो जाता नहीं है, और नींबू में चला जाता है, कट देके ऐसा लगता है कि नहीं, कि थोड़ी देर बाद मुंह में लेकर इसको चूसते रहते हैं इधर वाली अंगुली को। यही आपके ये कहलाता है, क्या कहलाता है आपके कटाव कहलाता है। या तो चाकू से लगेगा, या फिर नेक्स्ट आगे किससे लगेगा भी आपके काट से लगेगा, और इसमें 100% खून आएगा, आई यूं भी मुंह से निकल जाएगा एक बार तो यही आपका कटाव कहलाता है। इसमें दो तीन चीजें, सबसे पहले तो आपको इसी अंगूठे से दबा देना है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करना है। इसके बाद हल्का हल्का छोड़ना है, देखना है कि रक्त का थक्का जमा है कि नहीं जमा है, अगर नहीं जमा है तो तुरंत कुछ चीज बांधनी है, उसको क्या कहा जाएगा भाई आपके एलिवेशन कहा जाएगा, ठीक है। और बांध के फिर उसको रहने देना है, एक दिन तक लगभग उसको रहने देना है, या फिर उसको ऐसे पकड़ना है, तो यही कहा जाएगा, वो टर्निकेट कहा जाएगा। तो DET वाली डेट वाली जो टेक्निक है, DET वाली डेट मीन्स आपके स्पेशली वो शब्द नहीं कहते मैं इसके साथ डेट पर जा रही हूँ, तो डेट का मतलब खाना ही होता है, और खाने के समय यही लगता है, बनाते समय क्या लगता है भाई आपके, तो कटाव में आपकी यही टेक्निक लगेगी। कौन सी टेक्निक लगेगी, डेट वाली टेक्निक लगेगी। हाँ, नेक्स्ट आगे एक शब्द और आता है जिसको कहा जाता है लेक्रेशन। क्या कहा जाता है भाई आपके लेक्रेशन। लेक्रेशन का मतलब लथपथ हो जाना स्पेशली, ठीक है। और ये जो कहलाता है वो ये गांव कहलाता है, कौन सा गांव कहलाता है आपके फटा हुआ गांव कहलाता है। तो कटे हुए गांव में तो ऐसे मांस निकला हो ऐसा रहेगा नहीं, नहीं। नेक्स्ट आगे लेक्रेशन होगा, लेक्रेशन का मतलब लथपथ हो जाओगे, लथपथ का मतलब ऐसा आपको कोई चीज लग जाएगी अचानक कि अंदर से मांस वगैरह सारा निकल जाएगा, तो यही आपके लेक्रेशन कहलाता है। ये कुंद वस्तु के प्रभाव से त्वचा का असमान और टेढ़ा मेढ़ा फटना, ये लेक्रेशन है, ठीक है। एक और गांव है जिसको कौन सा गांव कहा जाता है भाई आपके चुबा हुआ गांव, इसका भी इंग्लिश में ही आएगा, क्या आएगा भाई आपके पंक्चर। बॉडी पंचर हो जाती है स्पेशली, ऐसी कोई कील घुस जाती है कहीं तो वो पंचर हो जाती है, ठीक है। आपके किसी नुकीली वस्तु जैसे कील या सुई का शरीर में गहराई तक धंसना, इसमें आपके स्पेशली पंचर होता है। इसमें कोई न कोई नुकीली वस्तु घुसेगी, नुकीली वस्तु घुसेगी तो सीधा वो जो वस्तु है वो आपके रक्त वाहिकाओं तक पहुंचेगी, ठीक है।
कटने में रक्त वाहिकाएं कहीं नहीं आती है, जो कटा फटा घाव होता है उसमें भी रक्त वाहिकाएं नहीं आती है, शीराएं धमनी ऐसी नहीं आती है। इसमें सीधा वो नुकीली वस्तु गहरी जाएगी, शीरा धमनी किसी न किसी में पहुंचेगी। तो जो भी बैक्टीरिया होंगे बाद में वो सीधे ब्लड में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? ब्लड में। और ब्लड में अगर संक्रामक बैक्टीरिया मिलते हैं तो एक रोग होता है, जिसको कौन सा रोग कहा जाता है भाई आपके? टिटनेस। तो आपके स्पेशली कोई भी जब कील है वगैरह वो अगर शरीर में ठुक गई तो सीधा सीधा टिटनेस हो जाएगा, ठीक है। और इस टिटनेस में आपको आपके धनुष टंकार रोग बोलते हैं, जिसमें आपका पूरा शरीर है वो धनुषाकार हो जाता है, ठीक है। लॉक जो जबड़े हो जाते हैं, ये सारा सारा सिस्टम होता है वो इसी रोग में होता है। एक और घाव होता है जिसको कौन सा घाव कहा जाता है भाई आपके? उखड़ा हुआ घाव। इसमें क्या होता है, स्पेशली जब भी कभी एक्सीडेंट, भयंकर एक्सीडेंट होता है तो तब शरीर के कुछ भाग ही पूरे अलग हो जाते हैं, ठीक है। मतलब शरीर है, जैसे हाथ है तो इसमें लगा तो तुरंत उसका त्वचा वगैरह सारी अलग हो जाती है, तो उसको ही कहा जाता है उखड़ा हुआ गया, मतलब उखड़ कर शरीर के पार्ट का दूसरी जगह गिरना। अब इसमें ऑप्शन क्या है, ये पार्ट आपको वापस लगाने पड़ेंगे शरीर में, ठीक है। नहीं तो दिक्कत ये है कि हाथ है वो अभी 2.5 किलो का है, फिर 20 ग्राम का रह जाएगा आपके, तो अच्छा नहीं दिखेगा। एक हाथ 2.5 किलो का रहे, एक हाथ 20 ग्राम का रहे अंगुली जैसा, तो मतलब नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में करते क्या है, तो यहाँ पर आपके जो भी उखड़ा हुआ अंग है उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, फिर वो प्लास्टर के थ्रू बांधेंगे, पूरा पूरा सर्जरी वापस करेंगे, लगाएंगे। तो इस विधि को कहा जाता है, वो ये विधि कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? अंग संरक्षण विधि। जो भी आपका अंग ले गए हो तो वो लेकर किस में जाता है, तो ऐसा नहीं कि एक थैली लाओ फिर भर के ले जाता है, ऐसा नहीं करना है। स्पेशली ये नाम का एक पदार्थ होता है जिसको कहा जाता है स्टेराइल गॉस। क्या कहलाता है? स्टेराइल गॉस, ठीक है। ये स्टेराइल गॉस हमेशा बर्फ में रखा होता है। इसकी विशेषता ये होती है कि ये नमी तो आने देता है, लेकिन बर्फ का जो आपके ठंडापन होता है या फिर नेक्स्ट आगे बहुत ज्यादा ठंडापन होता है वो आने नहीं देता है। ये किसी भी अंग को सूखने से बचाता है, नहीं तो अगर आप उसमें रखोगे तो ब्लड थोड़ी देर में जम जाएगा, ब्लड जम जाएगा, इसके बाद लगेगा नहीं। तो इससे बचाने के लिए अंग को इसमें रखा जाता है। किसमें रखा जाता है भाई आपके? स्टेराइल गॉज में। फिर एक प्लास्टिक जीप लॉक बैग होता है उसमें रखा जाता है और उसको मरीज के साथ ही तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। जो भी 108 एम्बुलेंस होती है उसमें ये पड़ा हुआ होता है, स्पेशली एक्सीडेंट के समय। तो वो जो एक्सीडेंट वाले लेकर आते हैं, 108 एम्बुलेंस लेकर आते हैं, जैसे ही कॉल करते हैं तो वो सारे अंग होते हैं वो बीन कर ले जाते हैं और तुरंत हॉस्पिटल वालों को सौंपते हैं। हॉस्पिटल वाले तुरंत उसकी सर्जरी करते हैं और फिर वापस उसके अंगों को जमाते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी एक्सीडेंट हुआ होगा उसके अंगों को वापस आएगा, देखोगे तो अलग अलग दिखेगा, मतलब भाग पड़े हुए दिखेंगे, तो वो वापस जमाया हुआ इसलिए दिखते हैं। और उस बैग को बर्फ वाले दूसरे बॉक्स में रखकर तुरंत अस्पताल ले जाना है। हाँ, इसमें से आपके दो तो स्पेशल थे, गुमचोट और खरोच, ठीक है। नेक्स्ट आगे कटाव था, कटाव धारदार वस्तु से था। फिर नेक्स्ट आगे था वो लैक्रेशन था। लैक्रेशन का मतलब लथपथ हो जाना, उसमें मांस वगैरह सब कुछ निकल जाती है। एक कौन सा घाव था भाई आपके? चुभा हुआ घाव। ये कोई चीज चुभेगी तो होगा, और इसमें कौन सा रोग होगा? टिटनेस रोग होगा, ठीक है। उखड़ा हुआ घाव है तो उसमें आपके स्पेशली ये विधि काम में लगेगी। कौन सी विधि काम में लगेगी? अंग संरक्षण विधि काम में लगेगी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ऐसा आएंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के घाव में टिटनेस का खतरा सबसे अधिक होता है? टिटनेस किस में होता है? चुभे हुआ घाव में, ठीक है। और संक्रमण का खतरा सबसे अधिक किस में होता है? खरोच में। किस में होता है? खरोच में, ठीक है। ये दो ध्यान रखने हैं आपके, स्पेशली बाकी भी जो जैसे जैसे बताए वैसे वैसे ध्यान रखनी। एक नेक्स्ट और आती है, उसको हड्डियों की चोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड्डियों की चोट। अब अपन पढ़ लेते हैं हड्डियों की चोट कितने प्रकार की होती है या फिर कौन कौन सी होती है। सबसे पहला जो होता है वो साधारण अस्थिभंग कहलाता है। इसके बाद एक और शब्द है जिसको कहा जाता है संयुक्त अस्थिभंग। इसके बाद ये कहलाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसके बाद होता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, और इसके बाद ये तो हड्डियों का नहीं है। फर्स्ट रक्त वाहिकाओं का हो गए सारे। सेकंड ये हड्डियों के जो है वो फ्रैक्चर 4 प्रकार के होते हैं, और इसके बाद जो होंगे वो आपके मांसपेशियों की चोटें आएगी। तो हड्डियों में जो चोटें लगती है वो 4 प्रकार से लगती है। सबसे पहला लगता है वो ये होता है, क्या होता है भाई आपके? साधारण अस्थिभंग। साधारण अस्थिभंग का मतलब होता है कि मेरा हाथ है, अचानक मैं कहीं से गिरा और जैसे ही गिरा तो ये टूट जाए, लेकिन बाहर कोई चोट ही नहीं है, मतलब लगे ही नहीं कि हाथ टूटा हुआ है, सिर्फ एक्सरा करे तो ही पता लगे कि हाथ है वो टूटा हुआ है, तो वो साधारण अस्थिभंग कहलाएगा। कौन सा अस्थिभंग कहलाएगा? साधारण अस्थिभंग कहलाएगा। उसका उपाय क्या है? तो डॉक्टर है वो पट्टा बांध के दे देगा, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा कहते हैं।
कुछ दिन कच्चा लगेगा, फिर पक्का लग जाएगा, ठीक है, और फिर ये जुड़ जाएगा आसानी से। नेक्स्ट दूसरा अस्थिभंग होता है जिसको संयुक्त अस्थिभंग कहते हैं। कौन सा अस्थिभंग? संयुक्त। अगर आपके स्पेशली हड्डी है, ठीक है, वो टूटती है और त्वचा को बिल्कुल छील देती है, मतलब त्वचा और हड्डी दो में ही आपके स्पेशली चोट लगती है, तो वो संयुक्त चोट है। और इसी हड्डी अस्थिभंग को क्या कहा जाएगा? आपके संयुक्त अस्थिभंग कहा जाएगा, ठीक है। इसमें रक्त स्त्राव होने का खतरा रहेगा क्योंकि आपके ये हड्डी त्वचा को छील डालेगी, तो स्पेशली रक्त स्त्राव हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी, इसमें रक्त चढ़ाना पड़ता है। इसमें रक्त चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आगे तीसरा होता है वो एक और फ्रैक्चर होता है जिसको कौन सा फ्रैक्चर कहा जाता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब ये क्या होता है? तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां कभी टूटती नहीं है। छोटे बच्चों की हड्डियां कितना भी गिर जाए टूटेगी नहीं हड्डियां, वाह। उनकी हड्डियां होती है वो मुड़ जाती है। क्या हो जाती है आपके? मुड़ जाती है। तो जो मुड़ जाती है उसको कहा जाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। कौन सा कहा जाता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब इसमें क्या, तो उसका अंग को जैसे पहले था वैसे वैसे अगर रहने दिया जाए तो वो वापस ठीक हो जाती है आसानी से, ठीक है। तो यह केवल छोटे बच्चों में ही होता है, बाकी में नहीं होगा। और इसमें कहा जाता है स्टिक की तरह आपके जो हरी लकड़ी होती है, हरी लकड़ी कभी टूटती नहीं है, उसको मुड़ाओगे तो मुड़ जाती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। लास्ट आगे एक और शब्द होता है वो ये होता है। कौन सा होता है भाई आपके? कम्युनिटेड फ्रैक्चर। किसी किसी की हड्डियां ही बेकार होती है, किसी किसी की गिरेगा टूटेगी, ठीक है, किसी किसी की टूटेगी नहीं बल्कि बिखरेगी, कण कण में बिखर जाएगी सारी की सारी हड्डियां, ठीक है। डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा कि ये वाला कण का, ये वाला कण का, ये वाला कण का, ऐसे ढूंढना पड़ेगा। तो वो जो कहलाता है वो कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है। उसमें एक हड्डी थी, जैसे ही वो गिरा तो पूरी कम्युनिटी बन जाएगी, 3 4 5 6 10 15 भागों में टूटेगी, तो कम्युनिटी बन जाएगी। इसी को कहा जाता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहा जाता है। ये सबसे खतरनाक होता है। कौन सा फ्रैक्चर खतरनाक होता है? हाँ, कोई कोई गिरेगा, एक आध हड्डी टूटी है अगले ही दिन वो घूमेगा, ठीक है। कोई कोई गिरेगा तो 10 महीने तक बेड पर पड़ा रहेगा, तो उसको ये फ्रैक्चर होता है। कौन सा फ्रैक्चर होता है आपके? कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है। और इसकी किस्मत भी खराब होती है, जैसे ही 10 महीने के बाद में वापस उठ के चलने जाता है वापस कहीं गिर पड़ता है साला, तो वापस 10 महीने पड़ा रहता है। इसकी जिंदगी ऐसे ही निकलती है। हाँ, नेक्स्ट आगे क्या है वो देख लीजिएगा। अगली जो चीज है वो आपके इनमें चोट लगती है। किन में चोट लगती है? मांसपेशियों में चोट लगती है। और ये दो ही तरह की होती है, एक तो म से आपके जो होती है वो ये शब्द कहलाता है। कौन सा शब्द कहलाता है भाई आपके? मोच। और नेक्स्ट आगे दूसरा जो शब्द होता है वो आपके ये शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? खिंचाव, ठीक है। अब ये दोनों क्या होता है तो आप जानते ही हो स्पेशली कि जो भी आपके जॉइंट होते हैं, जॉइंट का मतलब जैसे ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, ये पैर के दो जॉइंट्स है। अब अगर वहां पर कभी कभी क्या होता है कि अपन कूदते वगैरह ज्यादा है या फिर नेक्स्ट आगे इस हाथ से कुछ और ऊंचा कर लेते हैं, तो पूरा हाथ है उसमें सूजन आ जाती है, और उसको अपन जो कहते हैं वो एक सिंपल भाषा में कहते हैं मेडाइयो, ठीक है। तो यही शब्द कहलाता है वो ये कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपके? मोच। ये हमेशा जॉइंट में होगा। कहां पर होगा आपके? जॉइंट में होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे मांसपेशी या टेंडन का अत्यधिक खिंच जाना, वही आपके इस पे, अरे सॉरी, हाँ, जो आपके जोड़े होते हैं उसी में आपके स्पेशली लिंगामेंट का अत्यधिक खिंच जाना, मतलब जहां पर जोड़ है वहीं पर सिर्फ होता है, तो ये आपके मोच कहलाती है। अगला जो शब्द होता है वो एक और होता है जिसको कौन सा शब्द कहा जाता है आपके? खिंचा। इसमें दोनों चीजें होगी। हाँ, आपके जो जोड़ है उसमें खिंचाव आएगा, प्लस दर्द करेगा वो ये करेगा। कौन करेगा भाई आपके? मांसपेशी। ज्यादातर यहां पर होता है ये, ठीक है। किसी किसी का आप कहते हैं कि हाथ उतर गया यूं कहते हैं, तो वो ये खिंचाव हो गया है, ठीक है। और अगर यहां पर होता है तो वो मोच आती है। मेडाई जाना का मतलब मोच आती है। यहां पर नहीं होगा कुछ ऐसा, यहां पर होता है वो खिंचाव हो जाता है। तो यहाँ पर मांसपेशियां और नेक्स्ट आगे ये जोड़ है वो दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये जो कहलाता है वो आपके खिंचाव कहलाता है। इसमें कई बार ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो आपकी ये फट जाती है। क्या फट जाती है भाई आपके? मांसपेशियां फट जाती है। और जब मांसपेशियां फट जाती है ये बहुत दिनों बाद सही होता है, ठीक है। ये वाला होता है वो तो एक दो दिन, एक आपके स्पेशली नीम का झाड़ा ले लो और वो कर दो तो भी 2 दिन में ठीक हो जाता है। हाँ, अगली चीज होती है अस्थिभंग का उपचार कैसे किया जाए। तो दो ऑप्शन होते हैं, ये भी आएगा। अस्थिभंग का उपचार की कितनी विधियां? 2 विधियां होती है। एक विधि कहलाती है, इसको स्प्लिंट विधि कहते हैं। कौन सी विधि?
स्प्लिंट का मतलब खपच्ची विधि। खपच्ची विधि का मतलब जैसे पैर टूटा हुआ है आपके स्पेशली, तो दो खपच्चियां लाओ, मतलब आपके स्पेशली बांस के दो डंडे लाओ और पैर के दोनों तरफ बांध दो, एक ऊपर की तरफ बांध दो, एक नीचे की तरफ बांध दो और बाकी तरफ उसको लिटा दो, ठीक है, खाट पे। तो यही कहलाती है वो, ये विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है आपके? स्प्लिंट विधि। लेकिन अगर हाथ में फ्रैक्चर आ जाए तो आपने कहीं ऐसा नहीं देखा होगा कि एक बांस की डंडी इधर बांध दी, एक बांस की डंडी इधर बांध दी और वो पुतला बन गया पूरा पूरा ऐसे खड़ा है, ऐसे नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इसमें एक पट्टी आती है जिसको त्रिकोणीय पट्टी कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्लिंग। क्या कहा जाता है? स्लिंग। तो जो सीधी पट्टियां या डंडियां बांधी जाती है उसको तो कहा जाता है स्प्लिंट, ठीक है, वो दो बांधी जाती है। स्लिंग का मतलब इस हाथ को त्रिकोणीय मोड़ दिया जाता है। त्रिकोणियों का मतलब ऐसे, फिर यहाँ पर गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया जाता है बहुत सारा। तो ये जो कहलाता है वो आपकी यही कहलाता है। क्या कहलाता है भाई आपके? स्लिंग। और ये कौन से भंग में काम लिया जाएगा? हमेशा अस्थि भंग में काम में लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके ये तीन तरह की चोटें हो जाती है, एक तो हड्डियों की चोटें, एक नेक्स्ट आगे कौन सी है भाई आपके? जोड़े की या मांसपेशियों की चोटें, एक रक्त वाहिकाओं की, रक्त वाहिकाओं की चोटें, ठीक है। अस्थिभंग की चोटें कितने प्रकार की थी आपके? अरे अस्थिभंग वाली चोटें कितने प्रकार की थी? हड्डी टूटने वाली चार प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? साधारण अस्थिभंग सेकंड, एक तो साधारण था, एक और कौन सा था? संयुक्त। ये याद रखना है, एक तो साधारण था, एक नेक्स्ट आगे कौन सा था भाई आपके? संयुक्त अस्थिभंग, ठीक है। संयुक्त अस्थिभंग में क्या होता था? हाँ, एक तो त्वचा भी टूटती थी प्लस नेक्स्ट आगे ये टूटता था। क्या टूटती थी भाई आपके? हड्डी। इसमें केवल हड्डी टूटनी थी। एक ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में इसमें मुड़ जाती थी, ठीक है। और एक नेक्स्ट आगे कौन सा था आपके? कम्युनेटेड, इसमें कम्युनिटी बना लेती थी। हड्डी एक थी तो वो पूरी कम्युनिटी, समाज बना लेती थी। मैं भी टूटी हूं यहां से, मैं भी टूटी हूं, तीसरी कहती मैं भी टूटी हूं, चौथी कहती कि मैं भी पीछे रह गई थी, टूट गई हुई हूं, ठीक है। मांसपेशियों की चोटें दो प्रकार की होती है, एक तो मोच होती है, एक खिंचाव। मोच होती है वो जोड़ों में होती है, ठीक है। खिंचाव में आपके स्पेशली जोड़े तो होते ही है प्लस आपके मांसपेशियां होती है, तो दो है वो आपके मोच और खिंचाव है। अस्थिभंग का उपचार है वो दो प्रकार का है, एक स्प्लिंट है और एक कौन सा है? स्लिंग, ठीक है। स्प्लिंट में क्या होता है? खपच्चियां बांधी जाती है, स्पेशली ये पैरों पर होता है, ठीक है। और स्लिंग त्रिकोणीय पट्टियां, और ये कहां पर होता है? हाथों में। हाँ, आपको इसमें यही याद रखना है, ये शब्द शब्द ही मैंने याद रखने हैं, सीधे सीधे शब्द ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा। हाँ, कभी कभी आपके ये हो जाता है, क्या हो जाता है भाई आपके? मोच या खिंचाव हो जाता है, जाते जाते अचानक पैर कहीं मुड़ जाता है तो मोच आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कभी हाथ उतर जाता है तो खिंचाव हो जाता है। तो उसको रोकने की तकनीकें क्या है या उससे ठीक होने की तकनीकें क्या है? तो ये तकनीकें आएगी और उसमें से एक तकनीक आती है वो उसको राइस कहा जाता है, एक तकनीक और आती है उसको ये शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द भाई आपके? प्राइस। एक तकनीक और आती है उसको ये शब्द कहा जाता है, नाम कौन सा है आपके? माइस। तो एक तो राइस है, एक प्राइस है और एक कौन सा है? माइस है। अब इन तीनों को याद रखना है। मोच या खिंचाव के उपचार के दौरान राइस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको चावल अच्छी तरह से दूध में देकर फिर ऊपर से घी डालकर खिलाने। राइस का मतलब चार शब्द होते हैं। आर का मतलब ये होता है, क्या होता है अभी आपके? रेस्ट। तो आपको अगर मोच या खिंचाव हुई है, मोच हुआ है स्पेशली, तो सबसे पहले ये लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रेस्ट करना पड़ेगा घर पे, ठीक है। जहां पर भी खिंचाव हुआ है वहां पर आइस लगानी होगी, बर्फ, हर 2 घंटे में स्पेशली। नेक्स्ट आगे अगला क्या लगाना पड़ेगा भाई आपके? कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब आपका एक गर्म पाटा आता है वो लगाना पड़ेगा ताकि वो दबाव दे और जो सूजन है वो उतर जाए। और नेक्स्ट आगे अगला जो शब्द है वो कौन सा भी आपके? एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब उसको ऊपर उठा के रखना है। आपके स्पेशल जो भी अंग लगा हुआ है उसको आपके सोए सोए ऊपर उठा के रखना है, ठीक है, ताकि उसमें रक्त प्रवाह कम हो और आसानी से ठीक हो सके, दर्द इतना नहीं हो। तो इसका मीनिंग क्या ये पूछेगा। आर का मतलब क्या है भाई आपके? रेस्ट। आई का मतलब क्या है? आइस, बर्फ लगाना। नेक्स्ट आगे सी का मतलब क्या भाई आपके? कंप्रेशन, वो गर्म पट्टा लगाना। ई का मतलब क्या भाई आपके? एलिवेशन है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली सेकंड तकनीक है उसको ये तकनीक कहा जाता है, कौन सी तकनीक कहा जाता है?
प्राइस, प्राइस का मतलब इसमें आगे ये तो यही है, RICE तो फिक्स है, ठीक है। प्राइस का मतलब P से एक शब्द और होता है जिसको कहा जाता है प्रोटेक्ट करना। क्या कहा जाता है आपके? प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो जहां पर भी आपको मोच या खिंचाव आई है, उस स्थान पर आपको उस अंग को विशेष प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो और ज्यादा ये दुविधा बढ़ेगी या फिर और ज्यादा लगेगा। तो उससे पहले प्रोटेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट आगे घर पे रेस्ट करना है, फिर आइस लगानी है, फिर नेक्स्ट उस पर गर्म पट्टा बांधना है, कंप्रेशन, और फिर क्या करना है आपके? एलिवेशन। एक शब्द और होता है जिसको कौन सा शब्द कहा जाता है आपके? माइस शब्द कहा जाता है। अब ये क्या है? तो ये कभी कभी कुछ चोटें ऐसी होती है कि अगर अंग को वैसे के वैसे अपन रख दे तो नेक्स्ट आगे दिक्कत ये आती है कि अंग जाम हो जाता है, ठीक है। तो उनमें स्पेशली यहां पर मोशन करवाना है। मोशन का मतलब हल्की हल्की उस अंग की गति करवानी है ताकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे और वो जाम नहीं हो। बाकी तीनों यही है। आई का मतलब हमेशा यही आएगा, क्या आ जाएगा आपके? आई। सी का मतलब भी यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कंप्रेशन। और ई का मतलब क्या हो जाएगा भाई आपके? एलिवेशन, ठीक है। तो मोच या खिंचाव से अस्थियों को अगर ठीक करना है, चोट तीन प्रकार की होती थी, मैंने ये बताया था। सबसे पहले कौन सी चोट थी भाई आपके? रक्त वाहिकाओं की चोट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आगे किसकी चोट थी आपके? हाँ, और नेक्स्ट आगे किसकी चोट है आपके? ये मांसपेशियों की। मांसपेशियों में आपकी ये खिंचाव और मोच दोनों है, तो इनके लिए ये तीन टेक्निक है। सबसे पहली टेक्निक कौन सी है आपके? राइस। दूसरा प्राइस। तीसरा माइस, ठीक है। एक तो शब्द ये आएगा कि राइस, प्राइस या माइस, ये किससे संबंधित तकनीक है? कौन सी चोटों को ठीक करने की टेक्निक है? कौन सी चोटों को ठीक करने की तकनीक? मांस। हड्डियों को ठीक करने की दो ही तकनीकें हैं। पहली कौन सी थी? स्प्लिंट। हाँ, और दूसरी कौन सी थी? स्लिंग, ठीक है। स्लिंग कौन सी थी? त्रिकोणीय पट्टा पहना जाता है, वो स्लिंग कहलाती है, ठीक है। और स्प्लिंट कौन सी थी? दो खपच्चियां बांधी जाती है वो, ठीक है। तो ये स्प्लिंट थी। इसमें तो सिंपल है, आपके स्पेशली कुछ भी बांध देना है तो ठीक हो जाएगा। वैसे उसमें भी एक तकनीक थी जिसको आपके स्पेशली यही कहते थे, क्या कहते थे भाई आपके? डेट तकनीक कहते थे, ठीक है। एलिवेशन वगैरह करना है वो आपके थे। नेक्स्ट आगे इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देख लीजिएगा। केवल छोटे बच्चों में पाई जाने वाली उस फ्रैक्चर का नाम क्या है जिसमें हड्डी हरी टहनी की तरफ एक तरफ मुड़ जाती है? कौन सा आ जाएगा भाई आपके? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें हड्डी कई भागों में विभाजित होती है। सिंपल फ्रैक्चर का मतलब आपके स्पेशली साधारण है, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर का मतलब आपके संयुक्त है। नेक्स्ट आगे एक ये शब्द तो आप जानते ही होंगे। कौन सा शब्द जानते हो भाई आपके? जल जाना, ठीक है। जल जाना का मतलब आपके आंख के चपेट में आ जाना। उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? आंख से दूर होना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड में क्या करना चाहिए फिर? हाथ साफ करना पड़ेगा। किस पे? जिसने आग लगाई है उस पे ठीक है। तो फिर पानी में हाथ डालना। अच्छा, तीसरा और क्या करते हो? जल जाते हो तो और क्या करते हो? एंटीसेप्टिक लगा दो। एंटीसेप्टिक घर में नहीं होता तो क्या लगा देते हो? कोलगेट लगा देते हो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर यही पढ़ना है कि स्पेशली है कौन कौन सी चीजें और कौन कौन सी चीजें नहीं है। देखो, जल जाने और अगर बेहोशी हो जाए तो उस समय त्वरित उपचार क्या है, और उसमें सबसे पहले इसी पर है। किस पर है भाई आपके? जल जा अगर आप जल जाते हो घर पे तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? तो सबसे पहले जल जाते हो तो आपके स्पेशली 10 से 20 मिनट तक तो उस पर बहता हुआ ठंडा पानी डालना है। सामान्य ठंडा पानी होना चाहिए। अगर सामान्य ठंडा पानी नहीं है, होता ही है लगभग, ध्यान रख लीजिएगा। या फिर एक ऑप्शन अच्छी और है, वो छाछ होती है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा आपके स्पेशली ठंडी किस्म की होती है, तो बहुत ज्यादा आपके गर्मी होती है, वो सोख लेती है। दूसरा, एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, और इस एंटीसेप्टिक क्रीम का ये नाम है सल्फाडाइजिन। कौन सा नाम है? तो अगर आपके पास सल्फाडाइजिन है तो 100% सिल्वर सल्फाडाइजिन लगानी है। ये सल्फाडाइजिन जहां पर भी आप जले हुए उसको साफ कर देगी। तो ये साफ करने वाली क्रीम है, उसी को आपके स्पेशली कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है भाई आपके? सल्फाडाइजिन कहा जाता है। और एक 10 से 20 मिनट तक बहते हुए पानी में स्पेशली उस अंग को डुबा के रखना है, वो जो कि ठंडा पानी होना चाहिए। क्या क्या नहीं करना है? एक चीज बिल्कुल नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है आपके? सीधे बर्फ नहीं लगानी है। बर्फ 100% नहीं लगानी चाहिए। वो अपन लगा देते हैं, फ्रीज में से ढूंढ के पहली बट्टी निकालते हैं और उस पर लगा देते हैं, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है। बर्फ क्यों नहीं लगानी चाहिए? उसका एक कारण है कि वो ठंडी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही जलता है स्पेशली, तो उत्तक होते हैं वो बहुत कोमल हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, फिर वो ठीक नहीं होता आसानी से।
कई सारी बातें होगी, वो पक जाएगा वगैरह, कई सारी चीजें होगी। तो बर्फ नहीं लगानी है, सामान्य ठंडा पानी जो गुनगुना टाइप होता है वही लगाना है। एक नेक्स्ट आगे, जहां वहां पर आपके बबल बनेगा, छाला आएगा, तो बबल बन गया यूं करके पिन लेकर नहीं दौड़ना है कि इसको फोड़ूंगी बूट देके आवाज आएगी, बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। तो छाले तो नहीं फोड़ने चाहिए, 100% ध्यान रख लीजिएगा। एक और चीज होती है, वो ये बिल्कुल नहीं लगानी है। कौन सी चीज नहीं लगानी है? टूथपेस्ट। यही अपन करते हैं कि टूथपेस्ट लेकर दौड़ते हैं, या फिर नेक्स्ट आगे ये लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? घी। या फिर ये लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं आपके? तेल। तो ये तो बिल्कुल नहीं लगा देना चाहिए। इसमें से 100% अपन ये लगाते हैं। इन तीनों की प्रवृत्ति गर्म प्रवृत्ति होती है। कौन सी प्रवृत्ति होती है? तो वो जो फफोला बना है, जो जलने के कारण आपके आंख की चपेट में आए हो, तो आंख शरीर ने पकड़ी है, तो आग की जो गर्मी है वो शरीर में प्रविष्ट हुई है। अब जब तक वो गर्मी वापस बाहर नहीं निकलेगी तब तक आपको दर्द देगी। और ये तीनों चीजें ऐसी है जो गर्मी को रोकती हैं शरीर में, ठीक है। तो आप जैसे ही टूथपेस्ट लगाओगे तो कोई ठंडक नहीं मिलेगी। मतलब ऊपर से हो सकता है आपको लगे ठंडक मिल रही है, लेकिन वो अंदर से बर्न करता रहेगा। उसकी जो आग है, एनर्जी जो आई है, वो वापस निकल जानी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही ये होता है तो आपको ये तीनों चीजें नहीं लगानी है 100%। उस छाले को फोड़ना नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे एक ये नहीं लगानी है, क्या नहीं लगानी है अभी आपके? बर्फ नहीं लगानी है। सिर्फ सीधा सीधा सादा पानी या ठंडा पानी है, या फिर नेक्स्ट आगे छाछ है। और एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जो साफ करने की है। वो कौन सी साफ करने की है? सल्फाडाइजिन। ये याद रखना है, मेन तो यही है। हाँ, एक और शब्द था, वो बेहोश मरीज है। अगर कोई मान लो बेहोश मरीज हो गया है, और उसकी उपाय क्या करनी चाहिए, या फिर कोई अचानक गिर पड़ा और बेहोश हो गया है, या जलने के कारण बेहोश हो गया है, तो उसका सबसे पहला ऑप्शन यही होता है कि उसको इस पोजीशन में सुलाना है। कौन सी पोजीशन में भाई आपके? रिकवरी पोजीशन में। रिकवरी पोजीशन का मतलब होता है वन साइडेड, ठीक है। और वन साइडेड में भी उसका जो हार्ट है वो लगभग जिस तरफ सुलाओ वो नीचे की तरफ आना चाहिए, ऐसा वन साइडेड सुलाना है। साइड भी अपनी दो होती है, एक तो इधर साइड्स होते हैं, एक इधर साइड्स होते हैं। तो वन साइडेड में हमेशा कैसा होना चाहिए? हार्ट उसके नीचे वाले भाग में आए, ऐसा उसको सुलाना है। यही आपके पोजीशन कहलाती है, वो ये पोजीशन कहलाती है। कौन सी पोजीशन भाई आपके? रिकवरी पोजीशन होती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? उसको सीधा क्यों नहीं सुला सकते हैं? तो जो भी आदमी बेहोश हुआ है, उसके स्पेशली जीभ होती है, वो तालू से जाकर चिपकती है। अगर वो सीधा सीधा सोया हुआ है तो उसकी जीभ चिपक जाएगी, और जैसे ही जीभ चिपकेगी तो वो क्या नहीं ले पाएगा? सांस नहीं ले पाएगा, और इसलिए वो मर जाएगा। तो बेहोश होता है उसको सबसे पहले यही करना है कि उसको आपके स्पेशली रिकवरी पोजीशन में सुलाना है। बाकी उसमें कुछ भी नहीं करना है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये देखो, ऐसे फिर आएंगे ये छोटे छोटे प्रश्न। बेहोश लेकिन सांस ले रहे व्यक्ति को श्वास नली खुली रखने और उल्टी से बचाने के लिए किस पोजीशन में लेटाया जाता है? ये पोजीशन कौन सी कहलाती है आपके? रिकवरी पोजीशन कहलाती है, ठीक है। अच्छी अच्छी चीजें आएगी, शानदार। हाँ, कोई भी बेहोश व्यक्ति है स्पेशली, कोई भी बेहोश व्यक्ति है तो उसकी जान बचाने के लिए आपको ये देना पड़ेगा, जिसको क्या कहा जाता है अभी आपके? सीपीआर। सीपीआर का मतलब मुख से मुख विधि द्वारा सांस देना, या फिर उसकी सांस शुरू करना जो कि नहीं चल रही है, तो ये आपके सीपीआर कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। अब बेहोश व्यक्ति है वो कितनी देर तक जिंदा रहता है, या फिर उसकी डेथ कौन कौन सी होती है? दो तीन शब्द है। एक तो क्या होती है? क्लिनिकल डेथ। कौन सी डेथ होती है? एक और डेथ होती है जिसको कौन सी डेथ कहा जाता है भाई आपके? बायोलॉजिकल डेथ, ठीक है। ये क्लिनिकल डेथ क्या होती है? तो जब भी हार्ट अटैक वगैरह स्टार्टिंग में आता है, तो 0 से 4 मिनट अगर वो आदमी बेहोश हो जाता है तो भी वो जिंदा रहता है। और वो कितने मिनट तक जिंदा रहता है आपके? 4 मिनट। भले ही हार्ट धड़कना बिल्कुल बंद कर दे तो भी वो आपके स्पेशली जिंदा रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपके नब्ज नापोगे तो हार्ट नहीं धड़केगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा। बेहोश होकर अगर हार्ट अटैक से गिरा हुआ जिंदा रहेगा, और वो लगभग 4 मिनट तक जिंदा रहेगा, क्योंकि उसकी ब्रेन की कोशिकाएं होती है वो उस समय जीवित होती है। तो अगर उसको वापस किसी तरह से सीपीआर वगैरह देकर उसकी हार्ट की दबाकर वगैरह उसकी हार्ट की धड़कन वापस शुरू कर दे तो वो इंसान बच जाएगा। तो यही कहलाती है वो क्लिनिकल डेथ कहलाती है। कौन सी डेथ कहलाती है? हाँ, क्लिनिकल डेथ में हार्ट पंपिंग करना बंद कर देता है, लेकिन कौन सी कोशिका जीवित रहेगी? मस्तिष्क की कोशिकाएं जीवित रहेगी। नेक्स्ट आगे दूसरी जो डेथ कहलाती है वो बायोलॉजिकल डेथ कहलाती है। बायोलॉजिकल का मतलब वास्तविक डेथ, ठीक है। और इसमें आपके ये कोशिकाएं मर जाएगी। कौन सी कोशिकाएं मर जाएगी?
मस्तिष्क कोशिकाएं। मस्तिष्क कोशिकाएं मर जाएगी का मतलब मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, और जब मस्तिष्क ही काम करना बंद कर देता है तो उसको ब्रेन डेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? ब्रेन डेड। बहुत मुश्किल चांस होते हैं कि वो वापस रिकवर हो जाए, ठीक है। तो 4 से 6 मिनट बाद स्पेशली ये होना शुरू हो जाता है बायोलॉजिकल डेथ, और इसमें मस्तिष्क कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाती है। 10 मिनट अगर हो जाते हैं तो इसके बाद पूर्णतः ब्रेन डेथ व्यक्ति हो जाता है। तो लगभग आपके स्पेशली हार्ट अटैक आया हुआ है, गिर गया, नेक्स्ट आगे नाड़ी चल नहीं रही है, तो भी वो 4 मिनट जिंदा रहेगा। अगर ये कोशिश कर देते हो तो वो हो जाएगा, वापस रिकवर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे सेकंड 4 मिनट के बाद में नेक्स्ट आगे शुरू हो जाती है, वो ये कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाती है, और लास्ट 10 मिनट तक ये लगभग खत्म होने लग जाती है, और उस समय व्यक्ति हो जाएगा वो ब्रेन डेथ का शिकार हो जाएगा। अगली चीजें हो क्या? एक और शब्द होता है जिसको गैस विनिमय कहा जाता है। गैस विनिमय का मतलब अपन सीपीआर देते हैं, सीपीआर में मुंह से अपन सांस देते हैं, तो अपन सोचेंगे कि अपन के फेफड़ों में गई वो ऑक्सीजन गई। नेक्स्ट आगे फूंक मारते हैं तो नेक्स्ट आगे फेफड़ों से वापस आ रही है, वो तो कौन सी गैस आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। तो नेक्स्ट आगे फूंक मारेंगे तो उसमें जाएगी, सामने वाले में कौन सी जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए वो कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। तो बेचारे अपन सीपीआर दे रहे हैं, उसको मार रहे हैं, ये सोचेंगे, ठीक है। और इसलिए अपन सोचेंगे कि अपने अंदर से फूंक नहीं है, बल्कि क्या करें, ऐसे ही मुंह फुला और फिर नेक्स्ट आगे दे हवा से ही लेकर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फालतू काम का है। अपन सोच सोच कर प्रैक्टिकल करेंगे ये, ठीक है, और इतने में बेचारा वो आदमी मर जाएगा। तो इसमें यही समझाया गया है कि जब भी आप आपके स्पेशली मुंह से एक दूसरे व्यक्ति को सांस देते हो, तो जो हवा में ऑक्सीजन होती है वो इतने परसेंट होती है, कितने परसेंट होती है आपके? 21%। और शरीर उस मात्र ऑक्सीजन का उपयोग करता है, वो इतने परसेंट ऑक्सीजन का उपयोग करता है, कितना परसेंट? 5%, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट आगे 21% ऑक्सीजन आप ले रहे हो, 5% आपका शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा, उस ऑक्सीजन का उपयोग कर लेगा, बाकी कितनी बची? 17% लगभग, ठीक है। 16%, 16% ऑक्सीजन फूक मारोगे तो अगले में जाएगी, और अगला भी उसका 5% ही यूज करता है, तो फिर भी बचती है 11%। उसको कह देना तू उठ के तीसरे को फूक मार तो भी चलेगा, ठीक है। तो यही कहलाता है वो आपके, ये कहलाता है, क्या कहलाता है भाई आपके? गैस विनिमय। दो चीजें याद रखनी है कि आपके हवा में ऑक्सीजन 21% होती है, और एक स्वस्थ मानव उस 21% का कितना परसेंट ऑक्सीजन का उपयोग करता है? 5% उपयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे परिफ्यूजन। ये तो कोई मतलब नहीं है, 25% से 30% रक्त प्रवाह बनाना, ये आएगा नहीं। ये रेस्क्यू ब्रेथ वगैरह अमेरिका में चलता है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। शिशु कंप्रेशन बदलाव, हाँ नेक्स्ट आगे ये शब्द भी बहुत अच्छे हैं कि आपके स्पेशली आगे ये होगा या, चलो नेक्स्ट आगे। अगली जो चीज होती है वो सीपीआर होती है। अब सीपीआर कितने लोगों को, या फिर नेक्स्ट आगे कैसे कैसे दी जाती है? सीपीआर में 3 कैटेगरी आती है। एक तो जो कैटेगरी आती है वो वयस्क कैटेगरी आती है, एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो बच्चों की कैटेगरी आती है, एक नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो कौन सी, किसकी कैटेगरी आती है? शिशु। शिशु का मतलब होता है 1 वर्ष से कम आयु का बच्चा। 1 वर्ष से अगर 8 वर्ष के बीच में उसकी आयु है तो वो बच्चा कहलाएगा। 8 वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति है तो वो क्या कहलाएगा? 100% वयस्क कहलाएगा। तो यहाँ पर 3 चीजें होती है। एक तो जो चीज होती है वो वयस्क होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और होता है वो आपके स्पेशली बच्चा होता है, और एक नेक्स्ट आता है उसको आपके ये कहा जाता है, क्या कहा जाएगा आपके? शिशु। इसकी उम्र होती है वो इतने तक होती है, कितना तक होती है भाई आपके? 1 वर्ष। इसकी उम्र होती है वो 1 से 8 वर्ष। इसकी उम्र होती है वो 8 वर्ष से ज्यादा होती है। अब अचानक कोई बेहोश हो गया, बेहोश हो गया, उसमें आपको ये तकनीक देनी है। कौन सी तकनीक देनी है? सीपीआर। सीपीआर 2 तरह की होती है, ठीक है। पहली तरह होती है मुंह से मुंह में सांस देनी है, ठीक है। अगर किसी किसी के दिक्कत होती है कि मुंह से मुंह में सांस देने जाता है उससे पहले उसको उल्टी आ जाती है, तो नेक्स्ट आगे उसका क्या उपाय है? तो उसका उपाय यह है कि उसकी छाती दबानी है, ठीक है। अब छाती को दबाएगा तो उसके 3 आपके पास ऑप्शन होते हैं। एक तो दोनों हाथ स्पेशली यूं करके पूरा प्रेशर मारना है छाती पर, ठीक है, और इसके बाद छोड़नी है, फिर वापस दबानी है। ये तो कहलाता है कि दोनों संयुक्त हाथों की विधि। कौन सी विधि कहलाती है? दोनों संयुक्त हाथों की विधि। एक होती है ऐसे दोनों हाथ रखने और फिर दबाना है, ठीक है। तो ये होती है दोनों हथेलियों की विधि। कौन सी विधि कहलाती है? दोनों हथेलियों की विधि, ठीक है। और एक और उपाय होता है जिसमें आपके स्पेशली होता है कि केवल 2 अंगुलियों की विधि या एक हाथ की हथेली के निचले हिस्से की विधि, मतलब यहां पर जो हिस्सा होता है उसी को केवल दबाना है, ठीक है। जो ज्यादा वजन सहन कर सकता है
उसको ज्यादा दबाना है, जो कम वजन सहन कर सकता है उसको कम दबाना है। शिशु के लिए कौन सा दबाओगे? कम वजन वाला। कम वजन वाला कौन सा भी आपके? हथेलियों की निचली सतह, मतलब एक हाथ से ही दबाना है, ठीक है। 1 वर्ष से कम का बच्चा है तो, नहीं तो आप ये करके यूं करके सिखाया, यूं करके करोगे तो बेचारा वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे दूसरा कौन सा कहलाता है अभी आपके? बच्चा है 1 से 8 वर्ष का, तो दोनों हाथों का अलग अलग रखना, दूर दूर रखना, ताकि उस पर अचानक दबाव कम पड़े, पसलियां नहीं टूटे, नहीं तो कोमल पसलियां होगी टूट जाएगी। अगर 8 वर्ष से ज्यादा का तो उसकी पसलियां विकसित हो जाती है, इतना ज्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो उसको दोनों हाथ ऐसे संयुक्त हथेलियां रखकर फिर नेक्स्ट आगे सीपीआर देनी है, जिससे वो जिंदा बच जाएगा। तो आपके सीपीआर की ये 3 तकनीकें होती है, और इसमें आपके शिशु कंप्रेशन होता है। उसमें पहले जो कहा जाता था वो 2 उंगली तकनीक थी। 2 उंगली का मतलब 2 उंगलियों से दबाना यूं, ठीक है। उसका जो हार्ट वगैरह होता है उसको 2 उंगलियों से ही प्रेस करना यूं। कुछ अनाड़ी नहीं जानते थे तो वो 2 उंगलियां सीधी सीधी अंदर डाल देते थे, तो वो पिन की तरह अंदर घुस जाती थी, इससे हार्ट वगैरह बैठ जाते थे। फिर कहा गया कि हथेली का हिस्सा है उसको दबाइएगा, जिससे ये नहीं होगा। तो इसको अब लाया गया, एक हाथ की हथेली का निचला हिस्सा, यहाँ दोनों अंगूठे आपके मान्य कर दिए गए। इसमें क्या क्या है वो देख लीजिएगा। पुनर्जीवन डेटा तालिका है कि सीपीआर में आपके क्या चेक करना है स्पेशली, और नेक्स्ट आगे कैसे सीपीआर देनी है। सीपीआर तभी देनी है जब हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। हृदय की धड़कन मापोगे कैसे? तो यहाँ से मापी नहीं जाएगी, तो उसके लिए आपको नाड़ी देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? नाड़ी, ठीक है। नाड़ी में आपको स्पेशली धमनियां देखनी है। क्या देखनी है भाई आपके? धमनियां। ये फर्स्ट वाली धमनी होती है उसको कैरोटिड धमनी बोलते हैं। कौन सी धमनी बोलते हैं? कैरोटिड धमनी, ठीक है। वो यहाँ पर होती है आपके, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कैरोटिड धमनी कहलाती है। जो भी वयस्क आदमी है उसकी तो यहाँ पर नाड़ी देखती है। जो भी बच्चा है स्पेशली उसकी यहाँ पर धड़कन कम लगेगी, तो उसके यहाँ पर एक फेमोरल धमनी होती है, ये लिखा हुआ है। कौन सी धमनी होती है आपके? फेमोरल। अगर यहाँ से नहीं पता लग रहा है, अब यहाँ से पता नहीं क्यों नहीं लगेगा, तो देखो अपने जैसे ही ऐसे हाथ करोगे तो स्पेशली ये नसें दिखेगी। अरे अच्छा है, ये वयस्क का इसलिए अपना स्पेशली ये नसें दिखेगी। जो छोटा बच्चा होता है उसका हाथ होता है वो गोल मटोल होता है, अपने जैसा होता नहीं है। अपने जैसा नहीं होता तो आसानी से ये कैरोटिड धमनी मिलती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी यहाँ पर ये फेमोरल धमनी होती है, उससे अच्छी धड़कन स्पष्ट जैसे ही लगते हो तो वो दक दक करता है, अनुभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे तीसरा जो होता है वो ये होता है, कौन होता है भाई आपके? शिशु होता है, ठीक है। और उसकी एक धमनी देखनी है, वो किस कौन सी धमनी देखोगे भाई आपके? ब्रेंकियल धमनी देखोगे, ठीक है। अरे सॉरी, ये फेमोरल धमनी है वो जांग की होती है, मैं बोल गया। ये शिशु होता है उसकी ब्रेंकियल होती है, ठीक है। ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट आगे आपके वयस्क है, दूसरा होता है वो बच्चा है। नेक्स्ट आगे एक और है, वो कौन है भाई आपके? शिशु है। इनमें और कौन क्या क्या है? तो आपके स्पेशली यहाँ पर नियम चलेगा वो 30:2 का चलेगा। यहाँ पर नियम चलेगा सीपीआर का वो 30:2 का लगेगा। यहाँ पर जो नियम चलेगा वो कितना का चलेगा? 15:2 का। अब ये सीपीआर का नियम कहता क्या है? तो नेक्स्ट आगे ये सीपीआर का नियम ये कहता है कि आपको स्पेशली 30 बार तो छाती दबानी है, मतलब कंप्रेशन करना है, और नेक्स्ट आगे 2 बार आपको मुंह से सांस देनी है। तो यही अनुपात कहलाता है। वो कौन सा अनुपात कहलाता है आपके? वयस्क के लिए सीपीआर का स्पेशली अनुपात, ठीक है। 30 बार आपको स्पेशली छाती दबानी है और इसके बाद 2 बार मुंह से सांस लेनी है। बच्चे में भी सेम टू सेम सिचुएशन करनी है। कितनी बार छाती दबानी है? 30 बार, और 2 बार क्या करना है आपके? सांस देनी है, ठीक है। शिशु में ये अलग है, और उसमें कितनी बार सिर्फ आपके स्पेशली छाती दबानी है? 15 बार, ठीक है। और सांस मुंह से कितनी बार देनी है? 2 बार। तो ये आएगा सीपीआर का अलग अलग अनुपात कौन सा है, ठीक है। वयस्क में आपके 30:2 है, बच्चे में 30:2 है, और शिशु में कितना है भाई आपके? 15:2 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये तो कौन कर सकता है, ये कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये कैरोटिड को दबाना कितना है स्पेशली, तो आपके स्पेशली वयस्क आदमी है तो बहुत जोर से पकड़ना है, ठीक है, ताकि धड़कन सुनाई दे। लगभग 2 से 2.4 इंच अंदर जाए हाथ, इतना दबाना है। नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली ये बच्चा है तो 2 इंच तक दबाना है, ठीक है। और लास्ट अगर शिशु है तो केवल और केवल कितना हाथ दबाना है आपको? 1.5 इंच। तो ठीक है, 1.5 है, फिर 2 है, और फिर 2.5 है, मतलब आधे 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 इंच का सब में गैप है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बहुत शानदार शानदार चीजें, तुम डॉक्टर बन जाओगे। मान लो किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, और हार्ट अटैक आया हुआ है तो उसमें कहा जाता है कि आपके स्पेशली फिल्मों में देखा होगा एक मशीन काम में लेते हैं, जिसको ये मशीन कहा जाता है। नाम कौन सा है अभी आपके?
AED मशीन या एड मशीन, ठीक है। एड मशीन क्यों काम में ली जाती है? तो स्पेशली जीवन को वापस ऐड करने के लिए। तुमने कौन सी फिल्म देखी होगी एड मशीन वाली? कोई तो फिल्म है यार आपने देखी होगी कि अचानक एक स्ट्रेचर पर आदमी होता है, उसको हार्ट अटैक होता है और वो उसको नेक्स्ट आगे ले जाते हैं। वो हीरो होता है, हीरोइन का बाबा वगैरह कुछ होता है वो, तो हीरो होता है वो अपनी जान लगा देता है स्पेशली उसको जिंदा रखने के लिए। कभी डॉक्टरी नहीं की होती है तो भी डॉक्टर बन जाता है और फिर नेक्स्ट आगे कहा जाता है एक वो मशीन होता है, ठीक है, ऐसे 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 रगड़ते, फिर यहाँ पर छाती पर लगाते, वो 2 फीट उछलता है, फिर वापस गिरता है, फिर नेक्स्ट आगे फिर रगड़ते, फिर लगाते। तो यही आपके मशीन होता है, वो ये मशीन कहलाता है। कौन सा मशीन कहलाता है? एड मशीन, ठीक है। एड में ए का मतलब होता है ये ऑटोमेटेड होता है, उसके निर्देशों पर काम करना पड़ता है, पूरा मशीन होता है वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, जिसमें अपना दिमाग बहुत कम लगाना होता है, ठीक है। दूसरा होता है कि ये एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, इंटरनल से नहीं है शरीर के, एक्सटर्नल आपके जान डालने के लिए होता है। और डिफ्रिबिलेटर होता है, मतलब आपके स्पेशली ये जो धमनियां है उनको शॉक देता है अचानक, ताकि उसमें रक्त प्रवाह हो जाए। हार्ट में शॉक देता है, करंट देता है, झटका देता है, जिससे उसमें क्या हो जाए भी आपके रक्त प्रवाह वापस शुरू हो जाए। तो इसी मशीन को कहते हैं एड मशीन। कौन सा मशीन कहते हैं? एड मशीन। ये ऑटोमेटेड होता है, स्पेशली एक्सटर्नल होता है और डिफिब्रिलेटर होता है। अब इसमें होता क्या है, तो आपके स्पेशली एक तो वीएफ और एक पीवीटी, 2 चीजें होती है। अब ये होती क्या है ये बता देता हूं, ठीक है। आपके एक तो वेंट्रल होती है, मतलब एक तो धमनियां होती है, एक नेक्स्ट आगे शिराएं होती है। जो भी आपके हार्ट वाली वो मशीन होती है जिसमें ईसीजी करते हैं, उसमें ऐसी लाइनें होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये हृदय की धड़कन चल रही है आपके, तो ये हृदय की धड़कन बताती है, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी फिल्मों में आप देखोगे तो ये लाइन है वो धीरे धीरे कट कर ऐसे जाने लग जाती है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है, वो फ्लैट लाइन कहा जाता है। कौन सी लाइन कहा जाता है आपके? फ्लैट लाइन। जो हीरो आता है वो फिर ये फ्लैट लाइन चलने वाली होती है तभी आता है, और फ्लैट लाइन शुरू होती है तभी झटका देता है। तो वो केवल इमोशन करने के लिए आपको बताया जाता है, वास्तव में ये गलत है। अगर फ्लैट लाइन एक बार चल पड़ी, इसका मतलब ये होता है हार्ट बिल्कुल बंद हो चुका है, ठीक है। तो उसमें शॉक असर ही नहीं करेगा, उसमें केवल सीपीआर तकनीक थोड़ी असर करती है, बाकी कोई असर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अगर ये लाइन चल रही है लेकिन ये बीच बीच में ब्रेक हो रही है, ऐसे फिर ब्रेक हो रही है, ऐसे फिर ब्रेक हो रही है, ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा है हार्ट चल तो रहा है लेकिन बीच में क्या हो रहा है भाई आपके? गैप ले रहा है। और गैप ले रहा है इसका मतलब वो रेगुलर नहीं चल रहा है। तो उसको रेगुलर चलाने के लिए आपकी जो मशीन काम आती है वो यही मशीन है। कौन सी मशीन है आपके? एड मशीन, ठीक है। तो ये हार्ट अटैक के मरीज के लिए बहुत काम में आती है। ये देखो प्रश्न क्या है, एड मशीन निम्नलिखित में से किस स्थिति में बिजली का झटका नहीं देती है, मतलब शॉक नहीं देती है? ये इसी लाइन में, कौन सी लाइन में नहीं देती है भाई आपके? फ्लैट में लाइन में। बाकी वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन होता है या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है, इसमें दोनों में ये लाइन है वो आपके झटका देने का काम करती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आगे फ्लैट लाइन में नहीं देती है। ये भी अच्छी चीज है, पूछेगा ये भी। अब ये है क्या क्या वो देख लो। फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यानी एक शब्द है, और वो कौन सा शब्द है भाई आपके? गला रूंदना, ठीक है। अब ये गला रूंदना का मतलब रोना नहीं होता है। स्पेशली आप क्या करते हो कि कोई समोसा वगैरह लेकर बैठे होते हो, अचानक एक दोस्त दिखाई पड़ता है और उस समय सोचते हो कि ये ज्यादा मांगेगा, यूं करके एकदम ठूस देते हो। अब जब जैसे ही ठूस देते हो तो वो यहाँ पर जाके अलग अटक जाता है, और जैसे ही अटक जाता है तो उसको अपन बोलते हैं गले से चिपक गया। क्या हो गया भाई आपके? गले से चिपक गया। अब ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं? चिल्लाते हैं कि दौड़ दौड़ मार यूं ठीक है, और कुछ नहीं करते। तो आपके स्पेशली यही करते हैं। अब इसमें क्या है कि वो जो इस लिक्विड नहीं बनाता, और मैंने पहले ही बोल दिया था कि भगवान ने यहाँ पर कोई पाइप नहीं लगा रखी है। क्या लगा रखा है? कोई नली नहीं लगा रखी है, बल्कि आपके जो पेस्ट उतरता है वैसे के वैसे आपके वो लगा रखी है, ठीक है। नली नहीं है, एकदम गोल नली नहीं है यहाँ पर। तो वो जैसे जैसे पेस्ट होगा उसको धक्का दोगे वैसे वैसे उतरेगा। ये अटका क्यों है? तो उसका कारण है लार उस खाने में सही मिली नहीं है, आपने जल्दबाजी बहुत ज्यादा कर दी है, लार मिली नहीं है, और ऐसी कंडीशन में वो यहाँ पर जाकर अटक गया है। अब यहां से अगर आप उसको कितना भी लकड़ी डाल के अंदर वो करो,
ठीक है, तो भी वो अंदर जाने से इतरा, क्योंकि अंदर जाने का एक सिंपल नियम यही होता है कि वो पेस्ट अच्छा बनना चाहिए, लुगदी अच्छी बननी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जाकर तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा नहीं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि उसको क्या करना है, अरे पानी कहाँ से, वो दही उतरेगा। ठीक है, वापस निकालना है, क्या करना है भाई आपके, उल्टी करनी है। ठीक है, तो जब भी आपके गले से चिपकेगा इसके बाद पानी पियोगे तो वो उतरेगा नहीं, बल्कि वापस क्या होगी आपको, उल्टी होगी। तो इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको उल्टी करनी है, और यही आपके कहलाता है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कहलाता है। अगर उल्टी नहीं करोगे और चिपक जाएगा तो सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी तो फिर ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि भोजन जा रहा था उस समय आपका ये एपिग्लोटिस है वो श्वास नली से चिपका हुआ है, अब भोजन वहीं पर रुक गया, एपिग्लोटिस को बोलकर तू रुक मैं नहीं जा रहा हूं यूं करके, तो एपिग्लोटिस है वो बंद ही नहीं हो रहा वापस, और जब आपके भोजन नली पर बंद नहीं हो रहा है तो सांस नली खुल ही नहीं रही है, और जब सांस नली खुल नहीं रही है तो स्पेशली जो है वो आपके सांस नहीं ली जाएगी। अब इसमें है क्या क्या वो देख लो। हाँ, करना क्या है, देखो अगर किसी के भी ऐसे चिपक जाए तो आपके स्पेशली 3 कैटेगरी है, एक वयस्क कैटेगरी है, एक बच्चों की कैटेगरी है, और एक कौन सी कैटेगरी है भाई आपके, शिशु की कैटेगरी है। शिशु की कैटेगरी की आयु कितनी है आपके, 1 वर्ष से कम। बच्चे की कैटेगरी कितनी है, 1 से 8 वर्ष। नेक्स्ट है वयस्क की कैटेगरी, 8 वर्ष से ज्यादा है। ठीक है, जो भी वयस्क है उसको तो ये करना, 5 बैक ब्लॉ करना है या 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट करना है। अब 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या कहलाता है या 5 बैक ब्लॉ क्या कहलाता है, सबसे पहले ये कह देते हैं 5 बैक ब्लॉ क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जोर जोर से 5 बार मारना है, कितनी बार मारना है, हाँ अपने भी यही कहते हैं कि मुक्का मार जोर से यो। ठीक है, तो अपन कूद के मुक्का मारते हैं, लेकिन ध्यान रखना है मुक्का यहाँ पर पीठ पीछे नीचे नहीं मारना है, ऊपर की तरफ मारना है। जैसे ही ऊपर की तरफ मारोगे तो ये आपके गले की हड्डी है वो इस तरफ मुड़ी हुई है, अगर यहाँ पर आपके दबाव पड़ेगा अचानक तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 ब्लैक ब्लो मारना है। या फिर नेक्स्ट आगे दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है आपके एक और शब्द है, कौन सा थ्रस्ट है भाई आपके, एब्डोमिनल थ्रस्ट। एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या होता है, ऐसे हाथों को पकड़ना। नेक्स्ट आगे ये जो पीठ आपके फेफड़े और पेट होता है उसके बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, जहां पर अपन कहता है खड्डे पड़ते हैं यूं मेरे। ठीक है, तो नेक्स्ट अरे वास्तव में होता है, तो उसको आपके स्पेशली जोर से दबाना है, सामने से नहीं दबाना है। ठीक है, नहीं तो वो निकला था ऊपर गिरेगा। फिर दिक्कत है, उसको पीछे से पकड़ना है और नेक्स्ट आके क्या करना है भैया, दबाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आके उससे प्रेशर पड़ेगा, और जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तो खाना है वो निकल जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है आपके, एब्डोमिनल थ्रस्ट। ठीक है, तो ये वयस्क और बच्चे दोनों में, लेकिन एक में ये प्रतिबंधित है, किसमें प्रतिबंधित है, शिशु में। क्यों, क्योंकि यहाँ की पसली ऐसा ही नहीं होती है, और आप ऐसी कंडीशन में जोर से एब्डोमिनल थ्रस्ट मारोगे, तो एब्डोमिनल थ्रस्ट मारोगे तो ऐसी कंडीशन में वो हार्ट ही उसका पिचक जाएगा, या फिर नेक्स्ट ये आपके जो फेफड़े होते हैं वो ही उसके पिचक जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों भाग ही उसके नहीं बनते, इसलिए एब्डोमिनल थ्रस्ट हमेशा वर्जित रहता है, नहीं करना चाहिए, वो आपके शिशु में नहीं करना चाहिए। ठीक है, गर्भवती महिलाएं हैं उन पर तो 100% वर्जित है, केवल चेस्ट थ्रस्ट दे सकते हो वही है, बाकी उसमें तो कुछ भी अलाउ ही नहीं है, नहीं तो वो मर जाएगी। ये रहा, 1 वर्ष से छोटे शिशु का गला रुदने पर कौन सी तकनीक पूरी तरह वर्जित है, तो वर्जित कौन सी तकनीक हो जाएगी भाई आपके, एब्डोमिनल थ्रस्ट। ठीक है, अगली एक चीज और है, और उसको कहा जाता है आपके स्पेशली आपदा प्रबंधन, ट्राइएस कलर कोडिंग। ये क्या है स्पेशली, तो अगर कोई व्यक्ति खतरा है, बहुत खतरनाक खतरा वाला व्यक्ति है, तो उसके लिए 3 ऑप्शन है आपके स्पेशली, एक तो लाल कलर होता है, एक कौन सा कलर होता है आपके, पीला कलर होता है, एक कौन सा कलर होता है आपके, हरा कलर होता है, और एक कौन सा कलर होता है आपके, काला कलर होता है। ठीक है, काला कलर का मतलब काले कपड़े सीधे सीधे आपको पहन लेने, कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाना है। ठीक है, जो भी औरत होती है उसको काले कपड़े पहना देने। काले कपड़े पहनाने का मतलब भाई मृत्यु हो गई है सीधा शमशान घाट ले जाना है और उसको विधवा घोषित कर देना है, अगर आदमी है तो उसको विधुर घोषित कर देना है। यही आपका ये कलर होता है, कौन सा कलर होता है भाई आपके, काला कलर होता है। ठीक है, ये तो 3 लाइटें, लाल का मतलब आपके स्पेशली ट्रैफिक लाइट में भी लाल लाइट होती है। नेक्स्ट है दूसरी कौन सी लाइट होती है भाई आपके, पीली लाइट होती है, और तीसरी कौन सी लाइट होती है, हरी लाइट होती है। हरा का मतलब होता है आपके स्पेशली जैसे ट्रैफिक में हरी लाइट लगती है, मतलब क्या होता है भाई आपके, चलना यूं। तो जब भी कोई आदमी होता है उसको अगर चोट लगती है, ठीक है, और इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी हुई है, वो खुद चल के भी आपके हॉस्पिटल जा सकता है या फिर कहीं और भेजा जा सकता है, उसमें कोई बड़ी चोट नहीं लगी है, तो जो भी आपके स्टिकर होता है डॉक्टर देता है उस पर ये चिट चिपका देता है। कौन से चिपका देता है आपके,
हरे रंग की चिट चिपका देता है, ठीक है। उसका मतलब होता है कि व्यक्ति खुद अपना इलाज करवाने कहीं भी जा सकता है, ध्यान रखना है। दूसरे पर होता है वो ये रंग होता है, कौन सा रंग होता है आपके? पीला रंग होता है। अब इसमें क्या होता है, चलने के लिए तैयार होना है, ठीक है। इसमें होता है कि गंभीर चोट होती है लेकिन स्थिति स्थिर रहती है, तो उसमें कोई कंपाउंडर वगैरह साथ भेजकर कहीं भेज दिया जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि मर जाएगा ऐसा। सबसे कठिन कंडीशन होती है वो ये होती है, किसमें होती है भाई आपके? लाल रंग। इसमें जीवन को तत्काल खतरा होता है, गंभीर ब्लीडिंग हुई होती है या श्वास नली अवरुद्ध हुई होती है। इसमें पेशेंट को हमेशा रेफर किया जाएगा और इनके साथ बैठेगा वो ये बैठेगा, कौन बैठेगा भी आपके? डॉक्टर, क्योंकि गंभीर खतरा है, ठीक है। तो आपके स्टार्ट जो मेथड होता है उसमें कलर कोडिंग की जाती है और टोटल कितने कलर होते हैं आपके? 4 कलर होते हैं। ये काला, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो आपदा प्रबंधन में वॉकिंग वाउंडेड मतलब चल फिरने में सक्षम घायल को किस रंग के ट्राइएस टैग के अंतर्गत आते हैं? हरे। जो चलने लायक है वो कौन से में आते हैं भाई आपके? हरे रंग में आते हैं, ठीक है। लाल रंग में नहीं होते, ध्यान रखना। हाँ, ये भी शानदार चीज है। विशिष्ट चोटों का क्लिनिकल प्रबंधन, अच्छी अच्छी चीजें हैं यार इसमें, बहुत शानदार। वास्तव में ये टॉपिक जोड़कर बोर्ड ने कोई गलती नहीं की है, आप कम से कम इतना तो करोगे 100%ली, इसलिए ये जोड़े हुए हैं। विशिष्ट चोटों का क्लिनिकल प्रबंधन ये कहलाता क्या है? तो कोई भी विशिष्ट चोट अगर आपको लग जाती है तो आपको अनुमान कैसे लगाना है, क्लिनिकल प्रबंधन कैसे करना है, डॉक्टर जो काम करते हैं वैसे आपको कैसा करना है, इसमें सारा बताया गया है। सबसे पहली चोट है वो ये है, कौन सी है भाई आपके? रक्त स्त्राव, मतलब कहीं पर गए आपको लगा स्पेशली और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई। जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई स्पेशली तो आपको देखना है कौन सा खून आ रहा है, ठीक है। अगर आपके ये खून आ रहा है, कौन सा खून आ रहा है भाई आपके? चमकीला लाल खून आ रहा है, तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि वो धमनी से आ रहा है और धमनी सीधी हार्ट से कनेक्टेड होती है। हार्ट जो पंप करता है वो खून धमनी में ही आता है, तो हार्ट स्पीड से पंप करता है पूरे शरीर में जाने के लिए, तो वो खून स्पीड से आएगा। और जब स्पीड से आएगा इसका मतलब ये होगा कि अगर थोड़ी देर भी आपने देरी कर दी, ठीक है, या बॉस बनने गए कि देखो मेरा फवारा छूट रहा हूं, तो फवारा पूरा छूट जाएगा थोड़ी देर में, और जैसे ही फवारा पूरा छूट जाएगा तो बेहोश हो जाओगे वहीं पर। ऐसी कंडीशन में तुरंत पट्टी करनी है, ये खतरे का संकेत है, ठीक है। अगर आपके स्पेशली काला खून आ रहा है, मटमैला खून आ रहा है, कैसा खून आ रहा है? मटमैला खून आ रहा है, तो ये नहीं सोचना है कि बस मेरा तो खून कोई डाकण पी गई सारा का सारा और ये मटमैला हो गया, ये नहीं सोचना है। वो शीरा का खून है, किसका खून है? शीरा का। जो शीराओं में खून होता है वो वापस हार्ट में जाता है, वो पंप नहीं होता है। जब पंप नहीं होता है स्पेशली, तो ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे खून बहता है, तो वो आपके धीरे धीरे बहता रहेगा। उसमें अगर आपके देर हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन धमनी का खून है वो हमेशा स्पीड आना चाहिए, यानी उसका जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जब भी नस काटते हैं यहाँ पर एक ही जगह ऐसी है जहां पर आपके धमनी ऊपर होती है, शिराएं क्या होती है? नीचे होती है। तो इंसान मरता है वो इस नस काटने से मरता है, ठीक है। यहां पर अगर तुम काटोगे ना तो पूरा चीरा लगा दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले खून आएगा वो किससे आएगा? आपके शीरा से आएगा, और शीरा में बहुत फ्लो स्पीड बहुत कम होती है, तो इसी कंडीशन में वापस जम भी जाता है। थोड़ी सी भी पट्टी बांधोगे जम जाएगा, लेकिन यहां से नस काटी गई हो तो वो इंसान होता है वो मर जाता है। इसीलिए कोई कोई जो प्रेमी होते, तगड़े प्रेमी होते, खतरनाक वाले, वो यहाँ वाली नस काटते हैं, ठीक है, ताकि अगले जन्म में वापस मिलेंगे यूं करके। तो वो पता नहीं मिलते कि नहीं मिलते, लेकिन काटते जरूर है। इसमें सबसे बड़ा पहला पॉइंट यही है कि आपके अगर धमनी कटी है तो सीधा दबाव देना है और तुरंत बांध के डॉक्टर के पास पहुंचना, बाकी कुछ नहीं है। अपने तो ये बर्न्स वाला अच्छा है, ये रूल्स अच्छे। हाँ, एक और शब्द है जिसको कहा जाता है रूल ऑफ 9। क्या कहा जाता है? रूल ऑफ 9, ठीक है। रूल ऑफ 9 का मतलब होता है 9% का नियम। कौन सा नियम कहते हैं? 9% का नियम। अब ये 9% का नियम है क्या वो देखना है। तो ये अक्सर काम में आता है, वो आपके बर्न्स में आता है, यानी जल जाने में आता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो जल जाते हैं आसानी से, कोई पेट्रोल पीकर जल जाता है, कोई नेक्स्ट आ गया आपके स्पेशली डीजल पीकर जल जाता है। अभी थोड़े दिनों बाद आएंगे कि एथेनॉल पीकर जल गया, यूं आएंगे, गाड़ी तो चलती नहीं है लेकिन ये जल जरूर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये सिस्टम लगता है रूल ऑफ 9। आपका शरीर है वो कई अलग अलग भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले सिर है, ठीक है, इसके बाद अरे गर्दन को छोड़ देना है, नेक्स्ट आगे ये छाती और पेट दोनों जुड़े हुए, ठीक है। इसके बाद में ये दोनों क्या है आपके? हाथ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोनों क्या है आपके?
पैर है। और एक और अंग आते हैं जिनको आपके स्पेशली जननेंद्रिय या फिर जननांग कहते हैं। तो सभी में आपके स्पेशली यही रूल्स लगता है, इनको छोड़कर। कौन सा रूल्स लगता है भाई आपके? 9% रूल्स लगता है, ठीक है। सिर आपका, सिर में टोटल कितने भाग है? अरे दो कहां, एक ही, ये इतना सा दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर कहा जाता है 9% का रूल रखता है। अब ये 9% के रूल का मतलब क्या होता है? तो अगर इस पूरे सिर का मैं 100% मान लू, और अगर इसमें 9% भाग जल गया, कितने प्रतिशत भाग जल गया? 9% भाग जल गया। तो जैसे ये प्रतिशत भाग 9% जलेगा स्पेशली, ठीक है, तो शरीर में 100 आपके 79%, 79 का 92% के आसपास पानी है। जैसे ये जलेगा पूरी बॉडी का पानी खींचेगा, क्या होगा? पानी खींचेगा, डायरेक्टली शरीर नहीं जलता है, ठीक है। पूरे शरीर का पानी खींचेगा। जैसे ही पूरे शरीर का पानी खींच लेगा, स्पेशली जहां पर भी आंख जल रही है, त्वचा जल रही है, तो पूरे पानी का शरीर है वो, ये ब्रेन है, वो तुरंत उस त्वचा के पास भेजेगा कि इस आंख को बुझाओ। यो पानी होता है वो तुरंत जाके उस आंख को बुझाने की भी कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पेट्रोल वगैरह पिया हुआ होता है वो उसको बुझने नहीं देता है, वो दहन करता है। बाकी अगर डायरेक्टली पेट्रोल नहीं पिया हुआ है और कोई आदमी है तो अचानक आग में गिर जाए तो भी इतना नहीं जलेगा है। हाँ, तो पेट्रोल पिया हुआ ही होता है। हाँ, छिड़का हुआ तो और भी कंट्रोल में आने के चांस हो जाते हैं, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। ज्यादा नहीं छिड़का हो तो, बहुत ज्यादा छिड़क दिया, उसमें आप नहा गए और फिर डाल दिया स्पेशली, तो दिक्कत है। बाकी मेन दिक्कत है वो पिए हुए में दिक्कत है। लोग पी जाते हैं तो स्पेशली वो अंदर आपके रहता है, तो फिर वो आंख पकड़ लेता है, पूरी पूरी आंख पकड़ लेता है बॉडी की, वो नहीं बुझती है, इसीलिए तो मरते हैं ज्यादातर। बाकी अगर छिड़का हुआ तो इतना ज्यादा पेट्रोल होता है, वो बहुत ज्यादा अगर गंभीर तरह से वो आपके पूरा बिगा हुआ नहीं है तो इतना असर नहीं करता, ठीक है। केरोसिन में भी सेम टू सेम होता है, लोग पी जाते हैं केरोसिन, पहले एक दो गिलास पी जाते हैं और फिर नेक्स्ट आगे ऊपर छिड़क देते हैं, फिर आग लगाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही पी जाता है तो वो अंदर से बर्न करता है, इसलिए उसकी आग नहीं बुझती है। बाकी आपका माइंड बहुत पावरफुल है, ये पूरे शरीर के पानी को खींचकर पूरा कहता है वो लाए बम्बा ले आओ यूं करके, पानी इस पे छिड़को, यूं आग बुझाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे मैं बता रहा था कि आपके स्पेशली अगर मैं इस शरीर को 100% मान लू, तो इसमें से अगर 9% ये भाग जल जाता है, ठीक है, 9% तक आपका शरीर है वो उस पानी को बुझाता है, तो सारी बॉडी का पानी खींचता है। आपकी बॉडी में जो भी पानी है वो हाईएस्ट एक अंग को चाहिए, उस अंग का नाम है किडनी। किसको चाहिए? क्योंकि ये रक्त को छानने का काम करता है। तो सबसे पहले डैमेज अंग होता है पानी, क्योंकि वो वाष्पीकरण में चला गया, जहां पर आग लगी थी वहां पर पूरा पानी डैमेज हो गया, तो आपके शरीर में पानी की कमी होगी। और जब पानी की कमी होगी तो 100% उससे प्रभावित अंग होगा वो किडनी होगी। कौन सा अंग होगा? और किडनी रक्त छानना बंद कर देगी, ठीक है। और रक्त अगर छन के हार्ट में नहीं गया तो हार्ट डैमेज होगा यहां से। इसीलिए कोई भी व्यक्ति होता है जो जलता है तो वो तुरंत नहीं मरता है, 3-4 दिन वो बेड पर पड़ा रहेगा। और बेड पर पड़ा रहने के बाद में भी वो उसकी गारंटी नहीं होती है कि वो बचेगा, यू लास्ट में वो मर जाता है। नहीं तो आपके एक्सीडेंट हुआ हो आदमी होता है और 3 दिन तक हॉस्पिटल में रह जाए तो वो वापस जिंदा बच जाता है। लेकिन यहाँ पर डैमेज होती है वो किडनी, या डैमेज हो जाती है। क्या डैमेज होती है आपके? किडनी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फर्क ही आपके इसमें किडनी पर पड़ता है। किस पर पड़ता है भाई आपके? किडनी पर पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें अपन बात कर लेते हैं कि देखो ये मेरा शरीर है, आपके सिर है, स्पेशली सिर एक है, तो इसमें स्पेशली 9% का नियम लगता है। कितने प्रतिशत का नियम लगता है? 9% का। अगर ये 9% बॉडी जल गई तो फिर मुझे रिकवर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। 9% से कम जली है, ठीक है, तो बॉडी कवर हो जाएगी आसानी से। नेक्स्ट आगे 9% में अगर एक पिछला भाग है, एक मैं अगला भाग मानता हूं, तो जो पिछला भाग है उसका मान होगा 4.5%, अगले भाग का मान कितना होगा आपके? 4.5%, ठीक है। तो 4.5% और 4.5% हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट आगे मेरा शरीर है, जो पेट है वो दो भागों में आपके, एक तो चेस्ट है और एक पेट है, ठीक है। ये दो भागों में एक भाग का मान हमेशा 9% होता है। कितना होता है? तो यहां पर 9% है, यहां पर 9% है, टोटल कितना हो गया आपके? 18%। तो मेरे 18% अगर जले तब तक बॉडी रिकवर करेगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 18% से ज्यादा जल गया तो फिर पानी की कमी बॉडी में हो जाएगी। दोनों हाथ है, ठीक है, तो ये भी आपका 9% होगा, ये भी आपका कितना परसेंट होगा? 9%। तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा? सॉरी, ये दोनों हाथ है, हाथ है वो दो दो भागों में आपके, एक इधर से इधर का हाथ है, एक इधर से इधर का हाथ है, तो ये कितना परसेंट हो गया आपके? 18%। ये भी सेम टू सेम कितना भाग हो जाएगा आपके? 18%, ठीक है। तो ये अगर 36% दोनों हाथ डैमेज होते हैं
तो आपके स्पेशली वो होता है, ध्यान रख लीजिएगा। दोनों पैर है वो भी दो दो भागों में, दो दो भागों में, तो एक का मान कितना हो जाएगा आपके 18%, एक का मान और कितना हो जाएगा 18%, तो वो भी कितने का नियम लगेगा आपके 36%। ठीक है, तो पैर जलते हैं 36% जलते हैं, तब बॉडी का सारा पानी खत्म होता है। अगर हाथ दोनों ही जले, ठीक है, आग में ऐसे कूदे और ऐसे शक्तिमान बनकर उल्टे खड़े हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके 18% जलेंगे दोनों हाथ, तब बॉडी का जो आपके स्पेशली पानी है वो खत्म होगा और उसको डैमेज होगा, शरीर को 100% डैमेज होगा। ठीक है, अगर सिर जले तो वो कितना परसेंट, 9% जले तो भी वो खींच लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे, अगर मेरा पेट है जो, वो भी आपके 18% जले तो फर्क पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इन अंगों में, कौन से अंगों में भी आपके, हाँ, वो सारे के सारे ये दोनों अंग होते हैं वो सीधे सीधे इससे अफेक्टेड होते हैं। किससे अफेक्टेड होता है आपके, किडनी से, क्योंकि पेशाब करने का एकमात्र रास्ता यही होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। आपके 1% भी अगर ये जल गए तो फिर बॉडी रिकवर आपके नहीं कर पाती है। तो ये आपके रूल्स है, जिसको कौन सा रूल्स कहा जाता है भाई आपके, रूल ऑफ 9। किसमें लगता है, जल जाते हैं तभी लगता है। ठीक है, और उसमें हर चीज है, सिर और गर्दन आपके स्पेशली कितना परसेंट है, 9% है। 9% ये है, आगे का धड़ है वो आपके 18% दिया हुआ है स्पेशली। ठीक है, पीठ है वो 18% दी हुई है। प्रत्येक पैर का मान कितना दिया हुआ है आपके, 18% दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके स्पेशली है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अस्थि भंग ये मैंने पूरा बता दिया। शॉक, ये बताना पड़ेगा। हाँ, अगली एक चीज और होती है, कौन सी चीज होती है भाई आपके, शॉक। ठीक है, शॉक का मतलब शॉट लगना आपने के स्पेशली, उसमें उसमें क्या होता है कि आपके जो भी अंग शॉट लगी हुई है, यहाँ पैर है वो स्पेशली ऊपर उठाने, और यहाँ पर कहा जाता है कि आपके एफिनेफ्रिन टेबलेट देनी है। ये टेबलेट याद रखनी है या दवाई याद रखनी है। एनाफिलेक्टिक शॉक में एपिनेफ्रिन नामक दवाई दी जाती है। ये बहुत ज्यादा असर करती है, बाकी कोई भी दवाई है वो आपके असर नहीं करती है। रिकवरी पोजीशन किसके लिए थी, बेहोश होने वाले के लिए। ठीक है, हाँ, एक ये शानदार चीज और है। एक और चोट होती है जिसमें सांप काट जाता है कई कई बार अचानक, तो उस समय क्या करना है वो भी ध्यान रखना है कि मरीज को फर्स्ट में शांत रहने के लिए बोलना, शांत रखने के लिए बोलना का मतलब वो हाय तौबा नहीं करेगा, वो मेरे को कोबरा काट गया यूं करके। ठीक है, रोए नहीं स्पेशली, नहीं तो दिल की धड़कन बढ़ेगी, जितना बढ़ेगी उतना खून है वो फास्ट सर्कुलेट करेगा, जितना ज्यादा फास्ट सर्कुलेट करेगा उतना जहर ज्यादा फैलेगा, जितना जहर ज्यादा फैलेगा उतना वापस उतरेगा नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है कि जहां से आपको काटा है वहां से उसके ऊपर बांध देना है। अगर आपको यहाँ पर काटा है तो यहाँ पर बांधना है, अगर आपको यहाँ पर काटा है तो यहाँ पर काट बांधना है। ठीक है, इस तरह ऊपर बांधते जाना। अगर आपको यहाँ पर काटा है तो यहाँ पर बांधना है, अगर आपको यहाँ पर काटे तो यहाँ पर नहीं बांध देना है नहीं तो वो पहले ही मर जाएगा ठीक है, तो नेक्स्ट आगे ऊपर बांधना है लगभग, यानी जो जो भी अंग है वैसे वैसे ऊपर बांधते रहना है, दूसरा काम करना है। ठीक है, तीसरा काम क्या करना है, जहां पर भी सांप ने काटा वहां पर आपको चीरा लगाना है। क्या करना है भैया आपके, चीरा लगाना है। ठीक है, लेकिन एक गलती और नहीं करनी है, और वो गलती ये नहीं करनी है कि खून चूसने नहीं लग जाना है कि मैं अभी जहर उतार दूंगी यूं करके। ठीक है, अगर खून चूसने लग जाओगे सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी जो बाकी शरीर का अंग का खून है वो भी उधर दौड़ने लगेगा, यहाँ पर खून की कमी होगी तो यहाँ पर बांध देना। इसके बाद में नेक्स्ट आगे उसमें चीरा लगा देना, और चीरे से नेक्स्ट आगे बहने देना, तो जहर वो बह जाएगा। इसमें जहर सूखना आपके चूसना सख्त वर्जित है। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। रूल ऑफ 9 के अनुसार मानव शरीर में दोनों पैरों का कुल प्रतिशत कितना होता है, यूं दोनों का कितना होता है आपके, 36% होता है। ये कौन सा है भाई आपके, बस अब तो कुछ कुछ ही पॉइंट्स रहे होंगे। हाँ, एक आपके फर्स्ट एड किट होता है। फर्स्ट एड किट का मतलब होता है आपके दवाइयों की पोटली जो नर्स वगैरह के पास रहती है, उसमें कौन कौन सी दवाई आपके काम की होती है अगर जानो तो। ठीक है, सबसे पहली दवाई होती है उसको पोविडोन आयोडीन कहते हैं। कौन सी कहते हैं, पोविडोन आयोडीन। और स्पेशली ये है वो ये प्रकार की दवाई है। कौन सी दवाई है भाई आपके, एंटीसेप्टिक। ठीक है, जहां कहीं भी लगते हो लगता है या फिर नेक्स्ट आगे कट वगैरह जाते हो तो सबसे पहले यही दवाई लगानी चाहिए। कौन सी, पोविडोन, और नेक्स्ट आगे कौन सी है भी आपके, आयोडीन है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये पोविडोन आयोडीन है वो लगानी चाहिए, ये मेन एंटीसेप्टिक होती है। एक नेक्स्ट और बहुत शानदार दवाई है वो आती है आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन सी दवाई है आपके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है,
जहां पर भी आपके खरोच वगैरह लग जाती है स्पेशली, उस समय ये दवाई लगानी चाहिए। गंदे मिट्टी वाले गावों से कचरा बाहर निकालने के लिए स्पेशली लगाई जाती है। ये टिटनेस रोग नहीं हो, जैसे कील चुभ जाती है, तो उस समय भी यही दवाई लगानी चाहिए। कौन सी आपके? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो केवल आपके कोई एंटीसेप्टिक खरोच लग जाती है, तब तो पतली सी परत आपको चोपड़नी है। वो पतली सी परत पास ही है। कौन सी है भाई आपके? पोविडोन आयोडीन, ठीक है। और नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली कई कील वगैरह चुभ जाती, टिटनेस को रोकने के लिए ये लगाई जाती है। नाम कौन सा है आपके? हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जल जाते हैं वहां पर, मैंने आपके पहले ही कहा था कि एक दवाई है जो साफ करती है पूरा पूरा, और वो कौन सी है? सल्फाइडाइजिन। यही 100 पर मैंने बताई थी, जल जाने पर साफ कर दी है, वो सल्फाइडाइजिन है। इसको कहा जाता है सिल्वर सल्फाइडाइजिन। कौन सी है? सिल्वर सल्फाइडाइजिन, ठीक है। एक बहुत शब्द, अच्छा शब्द याद रखना है, वो एस्पिरिन है। कौन सी है? एस्पिरिन दवाई तब काम आती है जब आपके हार्ट रुकने वाला होता है, हार्ट अटैक होता है, तो उस आदमी को बोलो कि इस एस्पिरिन को चबाओ, ठीक है। ये जैसे ही चबाएगा तो स्पेशली हार्ट को वापस काम करना शुरू कर देगा। तो हार्ट अटैक के लक्षण के तुरंत बाद चबाकर इसको खाना चाहिए एस्पिरिन को। तो एस्पिरिन है वो हार्ट अटैक के लिए, सिल्वर सल्फाडाइजिन साफ करने के लिए जले हुए को, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो आपके कील वाली है। और नेक्स्ट आगे पतली परत लगानी है, वो कौन सी है? पोविडोन आयोडीन। एक और गोल है जिसको ये गोल कहा जाता है। कौन सा गोल कहा जाता है भाई आपके? ओआरएस गोल कहा जाता है, ठीक है। अब ओआरएस गोल का कब लिया जाता है? जब अपन को उल्टी होती है तब लिया जाता है। और उल्टी होती है तब अपन कहां पर बहते रहते हैं? लगभग सड़क पर, क्योंकि घर के अंदर जाने की अपन को हिम्मत ही नहीं होती है। तो उस समय जो गोल लिया जाता है वो आपके ओआरएस गोल लिया जाता है। ओआरएस गोल में हो क्या होता क्या है? तो एक तो स से होता है, एक ड से होता है, और एक किससे होता है आपके? क से होता है। क से तो आपके दो क्लोराइड ही है और कुछ नहीं है। एक तो सोडियम क्लोराइड है और एक कौन सा क्लोराइड है? पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। ड से आपके एक डेक्सट्रोज है, उसको कहा जाता है एनहाइड्रेट डेक्सट्रोज, ठीक है। और एक और हो गया जिसको क्या, कौन सा कहा जाता है भी आपके? स से, वो कौन सा भी आपके? साइट्रेट। तो सड़क पर बैठे रहते ओआरएस गोल पीते, तब अंदर जाते हैं तो उस ओआरएस गोल में सड़क से ही 3 शब्द है, साइट्रेट है, डेक्सट्रोज है, और कौन सा भी आपके? क्लोराइड। क्लोराइड 2 प्रकार के होते हैं, एक सोडियम है और एक कौन सा भी आपके? पोटेशियम, ठीक है। हाँ, ये क्या है देख लो, गंदे या मिट्टी वाले गावों से कचरा बाहर निकालने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? कौन सा था? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये सिल्वर सल्फाडाइजिन किसमें था? जलने पर, ठीक है। नेक्स्ट आ गई ये पोविडिन आयोडीन, खरोच वगैरह पर, ठीक है। और बाकी एस्पिरिन हार्ट अटैक में। चारों दवाई आपको याद होगी। तो ये पूरा चैप्टर हो जाता है जिसको आपके कहा जाता है प्राथमिक चिकित्सा। कौन सा चैप्टर है? प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। नेक्स्ट आगे